जिस क्षण मोहित लिविंग रूम बैठक कक्ष में दाखिल हुआ, उसने ज़ारा को देखा। उसने मलिक परिवार की जांच की थी और जानता था कि उन्होंने एक नई लड़की को गोद लिया है और वह निश्चित रूप से उसके सामने वही होगी। चूंकि उन्होंने पहले से कुछ भी तैयार नहीं किया था, इसलिए सभी घर के बने व्यंजन थे। लीना मलिक ने मोहित के बैठने का इंतजाम किया। यह एक साधारण भोजन है, कृपया बुरा न माने प्रेसिडेंट मोहित। मैं बुरा नहीं मानता, यह मेरे लिए बिल्कुल सही है। जब सब लोग बात कर रहे थे, ज़ारा अपनी सीट पर चली गई और अभिवादन में मोहित को सिर हिलाया। ज़ारा के चेहरे पर मुस्कान को देखकर मोहित स्तब्ध रह गया। यह मुस्कान धीरे धीरे उसकी याद में उस महत्वपूर्ण व्यक्ति की मुस्कान से मिल रही थी। उसे ज़ारा से पहले मिलना चाहिए था। मोहित की खोई हुई नज़र ज़ारा की आंखों से नहीं बच पाए। मेज़बान के घर में इस आदमी में ऐसा अभद्र व्यवहार नहीं दिखना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी? जबकि ज़ारा अपने दिल में अंदाज़ा लगा रही थी, उसने पूछा, मिस्टर श्रीमान मोहित। ज़ारा की बातों से मोहित होश में आया। मुझे माफ़ करना, प्रेसिडेंट जोरावर के घर का माहौल मुझे मेरे बचपन की याद दिलाता है। मैं एक पल के लिए भटक गया था। किसी ने भी मोहित की विनम्र बातों को गंभीरता से नहीं लिया। जोरावर मलिक ने कुछ शब्दों के साथ बात में हिस्सा लिया और विषय बदल दिया। रात का खाना सामंजस्यपूर्ण था, लेकिन मोहित की निगाहें समय समय पर ज़ारा पर पड़ जाती थीं। मलिक परिवार के घर से बाहर निकलते हुए मैक्स ने मोहित की स्मार्ट व्हीलचेयर को धकेला और दूसरे पक्ष की बातों को सुनने के लिए अपना सिर नीचे झुका लिया। जाओ और जांच करो कि उस समय क्या हुआ था, खासकर उस छोटी लड़की के बारे में जिसने मुझे बचाया था। मुझे सारी जानकारी चाहिए। युवा मालिक, क्या आपको अभी भी कोई संदेह है? क्या उस लड़की ने पहले ही पुष्टि नहीं कर दी थी? मैक्स ने संदेह से पूछा। मोहित ने अपनी उंगली पर अंगूठी घुमाई। उसकी प्रेमपूर्ण फीनिक्स आंखें एक तूफान से भरी थीं जो लोगों को आसानी से फाड़ सकता था। उस समय जो कुछ हुआ उसके बारे में अभी भी कई संदिग्ध बिंदु हैं। उस महिला के हाथों में जो चीज़ें हैं, वे मुझे आश्वस्त नहीं कर सकती। मैं चाहता हूं कि तुम फिर से सावधानी से जांच करो। जैसे ही उसने ज़ारा की परिचित मुस्कान के बारे में सोचा, मोहित ने जोड़ा, साथ ही मलिक परिवार की गोद ली हुई बेटी की भी जांच करो। मैक्स ने सिर हिलाया और सम्मानपूर्वक जवाब दिया, जी युवा मालिक। मलिक परिवार। मोहित ने ज़ारा को जितनी बार देखा, उसे छिपाया नहीं, और मलिक परिवार ने इसे देखा। उसे विदा करने के बाद पति और पत्नी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और आपस में फुसफुसाए। पति पत्नी दोनों ने सोचा कि मोहित ज़ारा में दिलचस्पी ले सकता है, लेकिन उनका उसे रोकने का कोई इरादा नहीं था। बेशक उनका मैचमेकर रिश्ता कराने वाला बनने का भी कोई इरादा नहीं था। आखिरकार लीना मलिक के लिए ज़ारा अभी भी छोटी थी और उसे शादी करने की जल्दी नहीं थी। सब कुछ ठीक रहेगा जब तक वह प्रवाह के साथ चलता रहेगा। जोरावर मलिक को भी मो कॉर्पोरेशन के साथ सहयोग के लिए लड़ने के लिए ज़ारा का बलिदान करने की ज़रूरत नहीं थी। सहयोग की बात करें तो जोरावर मलिक ने लीना मलिक को मो कॉर्पोरेशन के साथ सहयोग के बारे में संक्षेप में बताया। फिर उन्हें पुरानी हवेली से आए फ़ोन की याद आई और बाद में आह भरी। वृद्धा माँ ने कहा कि हमें ज़ारा को उनसे मिलने के लिए लाना चाहिए। लीना मलिक ने त्योरियां चढ़ाईं। वह क्या करने की कोशिश कर रही हैं? वह हमारी गोद ली हुई बेटी की आलोचना करना चाहती हैं। जोरावर मलिक ने जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने धीमी आवाज़ में एक और सवाल पूछा, क्या तुम चाहती हो कि ज़ारा पारिवारिक वृक्ष पर हो? लीना मलिक ने उन्हें देखा और निश्चितता से कहा, बेशक, अन्यथा ज़ारा को मलिक उपनाम दिया जाना क्या अनुचित नहीं होगा? जोरावर मलिक का भाव गहरा हो गया क्योंकि उन्होंने अपनी थकी हुई आंखें मलीं। ये सही है, फिर पुरानी मालकिन इससे बच नहीं पाएंगी। कमरा एक पल के लिए शांत रहा। थोड़ी देर बाद लीना मलिक ने अपना मन बना लिया और जोरावर मलिक को कमरे से बाहर खींच लाईं। ये देखकर कि ज़ारा लिविंग रूम में सोफे पर बैठी थी, वह आगे बढ़ी। कुछ दिनों में तुम्हारे पिताजी और मैं तुम्हें तुम्हारी दादी माँ से मिलने के लिए पुरानी हवेली ले जाएंगे, ठीक है? ज़ारा ने लीना मलिक की आंखों में देखा। वह अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचने लगी। उसकी पिछली जिंदगी में ये भी उसके उपनाम के कारण था कि उसके परिवार को उस वृद्धा माँ के ठंडे चेहरे से बहुत कुछ सहना पड़ा था। इस बार उसे उस वृद्धा माँ से ठीक से मिलना था। ज़रूर, क्या मुझे कुछ तैयार करने की ज़रूरत है? ज़ारा आज्ञाकारी ढंग से मुस्कुराए। ज़ारा की उज्ज्वल मुस्कान को देखकर लीना मलिक का दिल नरम पड़ गया। उन्होंने अपना हाथ उठाया और ज़ारा के चेहरे को छुआ, कहा, तुम्हें कुछ भी तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पास मैं और तुम्हारे पिताजी हैं। वियान मलिक, जो अपने फ़ोन के साथ बगल में बैठा था, उसने जवाब दिया, ये बहुत परेशानी वाला होगा। जब आंटी आसपास हों तो क्या वृद्धा माँ हमें शांति से रहने देंगी? लीना मलिक ने उसे घूर कर देखा और डांटा, जाओ और अपने फ़ोन से खेलो। कितना परेशान करते हो? वियान मलिक ने अपना चेहरा घुमाया और जारी रखा, तीसरे भाई ने कहा कि उसकी अभी कोई प्लानिंग योजना नहीं है। वह स्कूल में भी फ्री मुक्त है, इसलिए वह वापस आकर कुछ दिनों तक आराम करेगा।
वीर मलिक ऐसा इंसान था जो सारा दिन भागता रहता था, इसलिए उसके पास आराम करने का समय नहीं था। यह इसलिए था क्योंकि उसने अपने दूसरे भाई की अपनी नई बहन की तारीफ सुनी थी, जो अभी अभी घर आई थी, और उत्सुक था, इसलिए उसने उससे मिलने के लिए जल्दी वापस आने का फैसला किया। यह एक अच्छी बात थी। लीना मलिक की उदासी दूर हो गई और वह खुशी से तालियां बजाने लगीं। ज़रूर, मैंने उसे करीब 1 महीने से नहीं देखा है। मुझे उसकी याद आ रही है। फिर लीना मलिक ने ज़ारा का हाथ पकड़ा और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री मनोरंजन उद्योग के नए और पॉपुलर लोकप्रिय युवा वीर मलिक के बारे में बातें करने लगीं। उसका तीसरा भाई वीर मलिक उसकी पिछली जिंदगी में एक टॉप स्टार शीर्ष सितारा था। उसके तीनों भाइयों में से वह एक था जिसके साथ वह सबसे ज्यादा घुल मिल जाती थी। बस इतना था कि उसकी पिछली जिंदगी में जब वह मलिक परिवार में नई नई आई थी तो उसकी इस तीसरे भाई के साथ कुछ असहमति भी हुई थी। जैसे ही ज़ारा को अपनी पिछली जिंदगी की घटनाएं याद आईं, उसकी आंखें खुशी से भर गईं। हालांकि उसे बाद में बहुत दर्द और यातना सहनी पड़ी थी, लेकिन जो वह नहीं भूल सकती थी वह खुशी के दिन थे जो उसने मलिक परिवार के साथ बिताए थे। उसके तीनों भाइयों ने उसे अलग अलग तरीकों से प्यार किया था, लेकिन उनका प्यार एक जैसा था। बड़ा भाई स्थिर था और सब कुछ पर विचार करता था। दूसरा भाई सावधान था और छुपकर उसकी रक्षा करता था। तीसरा भाई लापरवाह व्यक्तित्व का था और लगातार उसके साथ खेल सकता था। वे दुनिया के सबसे अच्छे भाई थे। लीना मलिक के साथ काफ़ी देर तक बातें करने के बाद ज़ारा आखिरकार अपने कमरे में लौट आई। सोने से पहले ज़ारा को पढ़ने की आदत थी। यहाँ तक कि जब वह 10 सेंटीमीटर मोटी गो मैनुअल पकड़े हुए थी तब भी वह उसे बड़े चाव से पढ़ सकती थी। उसने कुछ दिनों से शतरंज के पीस मोहरे को नहीं छुआ था, इसलिए उसके हाथों में अनजाने में खुजली होने लगी। उसने अपने सूटकेस बस्ते से शतरंज बोर्ड निकाला और खुद से खेलना शुरू कर दिया। जब जोरावर मलिक ने धीरे से उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया तो उन्होंने उसे शतरंज खेलते हुए देखा। बाधा पड़ने पर ज़ारा ने सिर उठाया और देखा कि वह जोरावर मलिक थे। वह मुस्कुराए और पूछा, पिताजी आप इस समय मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? कुछ बात है? आज सुबह तुम? जोरावर मलिक एक पल के लिए रुके, यहाँ तक कि उनके जैसा शांत व्यक्ति भी शर्मिंदा महसूस करता। ये देखकर कि जोरावर मलिक लंबे समय तक अपना असली मकसद नहीं समझा पाए, लीना मलिक दरवाजे के बाहर खड़ी रहीं और जारी रखा, तुम्हारे पिताजी चाहते हैं कि तुम कल और बिस्किट बनाओ। उन्हें वे पसंद हैं, लेकिन वे तुम्हें सीधे बताने में बहुत शर्मिंदा हैं। ज़ारा ने लीना मलिक को देखा, जिनके चेहरे पर धूर्त मुस्कान थी, और फिर जोरावर मलिक को देखा। वह धीरे से मुस्कुराए और कहा, क्या इतनी छोटी बात के लिए आपको एक साथ बात करने की ज़रूरत है? मैं कल से इसे बनाना जारी रखूंगी। कई अन्य प्रकार हैं जिन्हें मैं धीरे धीरे आपको खाने के लिए बना सकती हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि पिताजी को ये पसंद आया। ज़ारा ने धीरे से जोड़ा। माँ और बेटी के चिढ़ाने से जोरावर मलिक थोड़ा शर्मिंदा थे। जैसे ही वह सोच रहे थे कि इसे कैसे सुलझाया जाए, उन्होंने ज़ारा के सामने शतरंज बोर्ड देखा। तुम्हें शतरंज में दिलचस्पी है? जब हमारे पास समय होगा तो हम पॉइंट्स निशाने का आदान प्रदान कर सकते हैं। ज़ारा ने सिर हिलाया। ज़रूर, मैं इसके लिए उत्सुक हूँ पिताजी। अपनी आज्ञाकारी और प्यारी छोटी बेटी को देखकर जोरावर मलिक का दिल शहद की तरह मीठा महसूस हुआ। यह एक ऐसी भावना थी जिसे उनके तीनों बेटे उन्हें नहीं दे सकते थे। जैसा कि अपेक्षित था, एक बेटी माता पिता की मीठी छोटी जैकेट कवच होती है। वैसे तुम्हारी माँ ने मुझे आज मॉल बाजार में जो हुआ उसके बारे में पहले ही बता दिया है। इसका जिक्र होते ही जोरावर मलिक की भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। ईशा के परिवार के उन लोगों से निपटना आसान नहीं है। ईशा के पिताजी और मेरे बीच हाल ही में कुछ बिजनेस कॉन्फ्लिक्ट्स, व्यावसायिक विवाद चल रहे हैं। सुरक्षा के लिए जब तुम बाहर जाओ तो तुम्हें सावधान रहना चाहिए। अफसोस करने से बेहतर है कि सुरक्षित रहा जाए। ज़ारा ने जोरावर मलिक की बातें सुनी और गंभीरता से सिर हिलाया। मैं समझती हूँ पिताजी। उसने जोरावर मलिक और लीना मलिक को धीरे धीरे कमरे से बाहर जाते हुए देखा। ज़ारा के चेहरे पर मुस्कान लंबे समय तक बनी रही। अपनी पिछली जिंदगी में उसने ये क्यों नहीं महसूस किया कि उसके पिताजी इतने अच्छे इंसान थे और इतने विचारशील। उसने अपने हाथ में काले शतरंज पीस को छुआ और जोरावर मलिक की सलाह के बारे में सोचा। वह बड़बड़ाए, ईशा का परिवार, ईशा, अनन्या, जूही, मेरे पास एक साथ आओ, मैं तुम्हें जल्द से जल्द कुचलकर मार दूंगी ताकि मेरे दिल की नफरत दूर हो सके। उसने थोड़ी ताक लगाई और काला शतरंज पीस टुकड़ों में टूट गया, ठीक वैसा ही जैसा इन लोगों के साथ हुआ था। जब ज़ारा को लिकिन का कॉल फोन आया तो वह रसोई में अपने नए व्यंजन पर रिसर्च शोध कर रही थी। इन दिनों उसके पिताजी को खासकर उसके द्वारा बनाए गए तरह तरह के डेजर्ट, मिठाई बहुत पसंद थे और वह तो उनके लिए दीवाने हो रहे थे। उसे नहीं पता था कि उसके पिताजी को मीठा इतना पसंद है। कई चीज़ें थीं जो वह नहीं जानती थी। मिठाई पसंद करने वाला कोई और था। अपना ब्लूटूथ ईयरफोन लगाते हुए ज़ारा ने कॉल का जवाब दिया। क्या बात है?
जब ली किन ने ज़ारा की आवाज़ सुनी तो उसने तुरंत कहा, बहन, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? कुछ दिन हो गए हैं, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? ज़ारा ने उसके हल्के से शिकायत भरे लहजे को सुना और बेरहमी से कहा, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो जल्दी कहो। अगर मैं तुम्हारे पास नहीं हूं तो तुम मज़े कर रहे होगे। मैंने कुछ नहीं किया, बहन। लेकिन ने इससे इनकार किया। अच्छी लड़की का रोल भूमिका अदा करने के बाद अब असली बात पर आने का समय था। लेकिन ने गंभीर लहजे में कहा, बहन, मैंने पता लगाया है कि 2 ताकतें अभी तुम्हारी जांच कर रही हैं और मैं पुष्टि कर सकता हूं कि उनमें से एक ईशा के परिवार से है। एक और समूह है जिसके बारे में हम इस समय निश्चित नहीं हो सकते। वे बहुत रहस्यमय हैं। जब ज़ारा ने लीकिन की बातें सुनी तो उसने वह करना बंद कर दिया जो वह कर रही थी और हैरानी से पूछा, पुष्टि करने का कोई तरीका नहीं? क्यों? ईशा का परिवार जिस एकमात्र व्यक्ति के बारे में सोच सकता था वही ईशा थी। वह रहस्यमय ताकत कौन हो सकती थी? कौन उसकी जांच करना चाहेगा? वह इतनी मजबूत थी कि लीकिन भी उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। कुछ लोग ज़ारा के दिमाग में चमके, लेकिन उसने सिर हिलाया और उन सभी को खारिज कर दिया। ज़ारा थोड़ी देर के लिए चुप रही, फिर लीकिन को आदेश दिया, उन्हें जांच करने दो। उन्हें मेरी सही पहचान दे दो और बाकी किसी चीज़ की चिंता मत करो। मैं जानता हूँ, बहन। ठीक है, लीकिन ने जवाब दिया और फ़ोन रखने से पहले कुछ देर तक उससे बातें की। उसने कंप्यूटर संगणक पर ज़ारा के हैक्ड भेदित डेटाबेस को देखा और अपने होंठ सिकोड़ लिए। जांच करो, जांच करो। अगर तुम मेरी बहन की आधी भी असली पहचान ढूंढ सकते हो तो मैं तुम्हारा उपनाम ले लूंगा। जोरावर लीना कॉर्पोरेशन। मैक्स ने अपने युवा मालिक को देखा जिसने सीईओ जोरावर की 2 बॉक्स डिब्बे डेजर्ट खा ली थी और बेबसी से अपना माथा पकड़ना चाहा। जब वह बाद में लौटेगा तो वह सीईओ जोरावर को कैसे समझाएगा? मोहित ने इस बात की परवाह नहीं की कि मैक्स क्या सोच रहा था। उसने पेस्ट्री केक का आखिरी टुकड़ा निगल लिया, अपने हाथ पोंछे और कहा, यह पेस्ट्री सचमुच अच्छी है। यह मीठी है लेकिन चिकनी नहीं, और यह क्रिस्पी कुरकुरी और स्वादिष्ट है। मैक्स ने जारी रखा, युवा मालिक, अगर आपको यह इतना पसंद है तो आप सीधे चौथी मिस को क्यों नहीं बताते? हम उनसे कहेंगे कि वे आपके लिए घर पर खाना बनाएं। ज़ारा के सुंदर पार्श्व का इमेज छवि मोहित के दिमाग में चमका। वह शरारती ढंग से मुस्कुराया। मैं इसे कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? मैक्स अवाक था। अगली सुबह जब ज़ारा अपनी सुबह की एक्सरसाइज व्यायाम से वापस आई तो उसने अचानक देखा कि उसके व्हाट्सएप पर एक नया ग्रुप चैट समूह चैट है। ये व्हाट्सएप नंबर ज़ारा का बैकअप नंबर अतिरिक्त नंबर था और वह केवल उन्हीं लोगों को जोड़ती थी जिनके वह करीब थी। ग्रुप चैट जिसका नाम मेरा बच्चा ज़ारा का परिवार समर्थन क्लब था अभी भी रिफ्रेश अद्यतन हो रहा था। ज़ारा ने उस पर क्लिक किया और पॉपअप दिखाई दिए हुए सभी संदेशों को पढ़ा। यह अब से हमारा पारिवारिक चैट ग्रुप होगा। मेरे अनमोल बेटों, बाहर आओ और हमारे परिवार की छोटी राजकुमारी का स्वागत करो। सबसे पहले बोलने वाला मलिक परिवार का सक्रिय तीसरा बेटा वीर मलिक था। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। हमारे घर में स्वागत है चौथी बहन। मैं तुम्हारा तीसरा भाई वीर मलिक हूँ। उसने खास तौर पर तीसरा भाई शब्दों पर जोर दिया और पाठ के बाद फूलों को बिखेरने और ताली बजाने वाले इमोजी संकेतक की एक कतार थी। स्वागत है, वियान मलिक, जो घर पर रुका हुआ था, थोड़ा बेपरवाह था। घर वापसी पर स्वागत है चौथी बहन। जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हारे लिए गिफ्ट उपहार लाऊंगा। आरव मलिक विदेश में था और वहां पहले ही देर रात हो चुकी थी। यहां तक कि विशाल टाइम डिफरेंस समय अंतर भी उसे अपनी मां के कॉल का जवाब देने से नहीं रोक सका। ज़ारा मुस्कुराए और जवाब दिया, धन्यवाद भाइयों। गिफ्ट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। सब लोग जल्दी घर आओ। मैं तुम सबके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी। जोरावर मलिक ठीक समय पर दिखाई दिए। उन्होंने एक थम्स अप इमोजी अंगूठे का संकेत भेजा जैसे वह ज़ारा के सुझाव से सहमत थे। ज़ारा मुस्कुराए और एक प्यारा मुस्कुराता हुआ इमोजी भेजा। आरव मलिक ने अपने फ़ोन पर संदेश देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन सोचा, यह मेरी बहन काफ़ी प्यारी है। क्या पिताजी और दूसरा भाई जीत लिए गए हैं? ज़ारा ने ग्रुप चैट में अपने बड़े भाई और तीसरे भाई का व्हाट्सएप जोड़ने की पहल की। इस तरह उन पांचों के व्हाट्सएप अकाउंट उसकी फ्रेंड्स इंटरफेस दोस्त सूची पर कतार में थे। दोपहर में एक दुर्लभ खाली समय था। ज़ारा यार्ड आंगन में बैठकर एक किताब पढ़ रही थी। सूरज पेड़ों की छांव से चमक रहा था और ध्यान से और धीरे से उसके चेहरे पर पड़ रहा था। लीना मलिक अपने हाथ में एक गिलास ऑरेंज जूस संतरे का रस पकड़े हुए दूर से ज़ारा को देख रही थीं। उन्होंने मन ही मन सोचा, क्या ये बच्चा थोड़ा ज़्यादा बोरिंग उबाऊ नहीं है? ज़ारा को मलिक परिवार में आए लगभग 1 सप्ताह हो गया था, लेकिन उन्होंने उसे अपने दोस्तों के साथ घूमते हुए नहीं देखा था। उन्होंने उसे किसी के साथ फ़ोन पर भी बात करते हुए नहीं देखा था। लीना मलिक आगे बढ़ी और कप प्याला को ज़ारा के हाथ के बगल में रखा। उन्होंने धीरे से पूछा, ज़ारा,
क्या तुम्हारे शहर एच में कोई दोस्त नहीं है? मैंने तुम्हें अपने दोस्तों का जिक्र करते हुए क्यों नहीं सुना? ज़ारा थोड़ी चौंक गई। उसकी माँ उससे अचानक ये सवाल क्यों पूछेगी? हाँ है, माँ। वह सीधी बैठी और मुस्कुराए। अगर उसके कई अधीनस्थ और व्यावसायिक पार्टनर सहयोगी दोस्त माने जा सकते हैं, तो ज़ारा के काफ़ी दोस्त थे। ज़ारा लीना मलिक की आंखों में चिंता को समझ गई। उसकी मां को डर था कि उसके पास कोई दोस्त नहीं होगा और वह बहुत अकेली होगी, जिसका उसके शारीरिक और मानसिक विकास पर असर पड़ेगा। ज़ारा का दिल गर्म हो गया। लीना मलिक वास्तव में उसके लिए हमेशा की तरह प्यार करने वाली थीं। माँ, मैं दोपहर में एक दोस्त से मिलने बाहर जाना चाहती हूँ। रात के खाने के लिए मेरा इंतज़ार मत करना। ज़ारा ने लीना मलिक को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। संयोग से उसके अधीनस्थ वांग यांग ने कल उसे बताया था कि आज सुपरकार लीग में एक बहुत महत्वपूर्ण फ्रेंडली मैच है और वह उसे भाग लेने के लिए आमंत्रित करना चाहता था। इससे उसे लीना मलिक की बातों पर विश्वास दिलाने का एक कारण मिल गया। ये सुनकर लीना मलिक ने राहत की सांस ली। वह जानती थी कि उनकी प्यारी बेटी इतनी उत्कृष्ट है, उसके दोस्त कैसे नहीं होंगे। हालांकि दूसरे विचार पर उन्होंने कुछ चिंता के साथ कहा, तुम रात के खाने के लिए वापस नहीं आ रही हो? तुम्हारा ये दोस्त कहाँ रहता है? तुम लोग कहाँ जाना चाहते हो? मैं परिवार के ड्राइवर को तुम्हारे साथ जाने के लिए कहूंगी। ज़ारा ने घबराई हुई लीना मलिक को मुस्कुराते हुए देखा और उनका हाथ पकड़ लिया। उसने बेबसी से कहा, माँ, ज़्यादा घबराओ मत। हम बस शहर में घूम रहे हैं। वह ड्राइव वाहन चलाना कर सकता है, इसलिए ड्राइवर को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। चिंता मत करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, ठीक है? लीना मलिक ने उसका छोटा चेहरा छुआ और अपने होंठ सिकोड़ लिए। ठीक है, माँ जानती है कि तुम एक अच्छी और समझदार बच्ची हो। रात में बाहर सुरक्षित नहीं है, इसलिए जल्दी वापस आना याद रखना। ज़ारा ने सिर हिलाया और अपने गोरे हाथ उठाए। मैं कसम खाती हूँ कि मैं जल्दी घर आऊंगी और माँ को चिंतित नहीं होने दूंगी। लीना मलिक उसकी गंभीर मुद्रा से हंस पड़ीं। उन्होंने उसकी नाक थपथपाए और प्यार से कहा, तुम बस आज्ञाकारी होने का नाटक करना जानती हो। जब वांग यांग ने बॉस को देखा तो वह अभी भी थोड़ा घबराया हुआ था। वह इस फ्रेंडली मैच का पूरी तरह से प्रभारी था और वह इसे गड़बड़ नहीं कर सकता था। बहन ज़ारा, आप आखिरी में आएंगी। आज एडवर्टाइजिंग कंपनी विज्ञापन कंपनी के साथ एक फ्रेंडली मैच और एक एग्जीबिशन मैच दोनों है। कृपया ज़्यादा कैजुअल अनौपचारिक रहें। वांग यांग ने सम्मानपूर्वक कहा और रास्ता दिखाया। ज़ारा ने अपने हाथ में कंपटीशन शेड्यूल प्रतियोगिता कार्यक्रम देखा और सिर हिलाया। उसने हल्के से कहा, बहुत अच्छा किया। जैसे ही वह एंट्रेंस से गुजरी, ज़ारा ने एक परिचित आवाज़ सुनी और अपने रास्ते पर रुक गई। वह बगल में मुड़ी और दरवाजे के पीछे छिप गई। आधे खुले दरवाजे से दूर खड़े आदमी को देखा। गौरव। एक परिचित व्यक्ति को देखकर उसे अतीत याद आ गया। अपनी पिछली जिंदगी में गौरव एक बेकार अमीर आदमी था। उसके पास पैसा और समय था और कार रेसिंग उसके कई शौकों में से एक थी। उसके लीग की लोकप्रियता के साथ यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि गौरव यहाँ दिखाई दे सकता था। ज़ारा को अपनी पिछली जिंदगी में गौरव का क्रूर रूप याद आया और उसकी आंखों में एक भयंकर रोशनी चमकी। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। उसके पास गौरव से निपटने के लिए एक अच्छा विचार था। ज़ारा ने शेड्यूल पर गौरव के नाम की ओर इशारा किया और ठंडे लहजे में कहा, उसकी स्थिति बदलो और टीम के पागल आदमी को उसके पीछे दौड़ने दो। पागल अपने नाम की तरह ही एक रेस ड्राइवर था। उसकी रनिंग स्टाइल, दौड़ने की शैली भयंकर थी। यहाँ तक कि प्रोफेशनल रेस ड्राइवर भी उससे तुलना करने की हिम्मत नहीं करते थे। वांग यांग चौंक गया। उसने पूछा, क्यों बहन ज़ारा, क्या इस गौरव ने आपको नाराज़ किया? ज़ारा मुड़ी और अपनी सुंदर आंखों में एक खतरनाक लुक के साथ उसे देखा। वांग यांग को जल्दी ही एहसास हुआ कि उसने एक बेवकूफ़ी भरी गलती कर दी है। उसने जल्दी से अपना सिर नीचे किया और माफ़ी मांगी, मुझे माफ़ करना बहन ज़ारा। मुझे नहीं पूछना चाहिए था। जब ज़ारा रेस में टीम का नेतृत्व कर रही थी तो वह अपनी बात की पक्की महिला थी। किसी ने भी उसके फैसले पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की थी। ज़ारा ने अपनी नज़रें हटाईं और मुड़कर विशाल और ठंडे रेसिंग ट्रैक दौड़ का मैदान को देखा। पागल व्यक्ति को उसके साथ ठीक से दौड़ने दो जब तक वह मरता नहीं है। इसे अच्छी तरह से करो और किसी को पता न चले। उसका लहजा बेहद ठंडा था, जैसे बर्फ से बनी एक तेज तलवार। वांग यांग खुद को कांपने से नहीं रोक पाया। अरीना अखाड़ा बहुत जीवंत था। मोहित ने चारों ओर देखा और अपने कान मले। उसे उसका अच्छा भाई शांतनु कंपटीशन देखने के लिए खींच लाया था। शांतनु ने उसकी थोड़ी सिकुड़ी हुई भौहों को देखा और मजाक में कहा, युवा मालिक मोहित, जब तुम पहले ही बाहर आ चुके हो तो कुछ मज़े करो। सारा दिन काम करने और पैसे कमाने के बारे में मत सोचो। आज पागल व्यक्ति को देखने के लिए एक मैच है। शांतनु ने मोहित को एक गिलास शराब देते हुए कहा। मोहित ने हल्की मुस्कान के साथ गिलास लिया। केवल शांतनु ही उसके सामने रेसिंग का जिक्र करने की हिम्मत करता था।
इससे पहले कि उसे यह अजीब बीमारी होती, वह भी शहर एच में एक जाने माने रेसिंग ड्राइवर था। अतीत को ट्रैक पता नहीं किया जा सकता था। मोहित ने अपना सिर उठाया और अपने गिलास में शराब पी ली, एक शब्द भी नहीं कहा। कुछ दिन पहले गौरव को सुपरकार लीग के एग्जीबिशन मैच का इनविटेशन निमंत्रण मिला था। वह यहाँ एक प्लेटिनम सदस्य था और आखिरकार इस बार यहाँ अपना चेहरा दिखाने की उसकी बारी थी। वह इतना खुश था कि लगभग वहीं उड़ान भरने वाला था। सुपरकार लीग शहर एच में सबसे बड़ी रेसिंग लीग थी और हर कोई दौड़ का इनविटेशन निमंत्रण नहीं पा सकता था। अपने दोस्तों के सामने दिखावा करने के बाद गौरव संतुष्ट हुआ और अपनी कुछ नई गर्लफ्रेंड्स प्रेमिकाओं को दौड़ में भाग लेने के लिए साथ ले आया। उसने यहाँ काम खत्म होने के बाद उनके साथ होटल जाने की योजना बनाई। इस अत्यंत पाखंडी कमीने ने अपनी पिछली जिंदगी में अपने असली रंग बहुत अच्छी तरह से छिपाए थे और ज़ारा और ईशा दोनों को धोखा देने में कामयाब रहा था। मैच जल्द ही शुरू हो गया। इस बार लीग का खर्च छोटा नहीं था। विशाल साउंड सिस्टम पर तेज ड्रम म्यूजिक, ढोल संगीत बज रहा था। फायरवर्क्स, आतिशबाजी, रंगीन रिबन, एक सजी हुई कार, एक मास्कट, इन सब ने आयोजन स्थल के माहौल को ऊंचा उठा दिया। मोहित और शांतनु की पोजीशन जगह पर फील्ड का सबसे अच्छा नज़ारा था। मोहित ने ट्रैक पर पागल की रेसिंग कार को देखा और थोड़ा आगे झुक गया। शांतनु उसके बगल में था, अपने हाथ हिला रहा था और उत्साहित होकर चिल्ला रहा था, वह आ रहा है, वह आ रहा है, ये शुरू होने वाला है। मोहित ने उसे देखा और तिरस्कार से कहा, तुम इतने उत्साहित क्यों हो? आज बस एक फ्रेंडली मैच है। क्या तुम्हें उम्मीद है कि यह एक गंभीर खेल होगा? मुझे परवाह नहीं है, मैं पागल का कट्टर फैन हूँ। शांतनु ने पागल के नाम वाला झंडा लहराया और जयकारों में घुल मिल गया। पागल की रनिंग स्टाइल वास्तव में बहुत क्रूर है, लेकिन इसका मुकाबला करने का कोई तरीका नहीं है, ऐसा नहीं है। बशर्ते वह एक ऐसे विरोधी से मिले जो हिसाब किताब में अच्छा हो और मौत से न डरता हो। जैसे ही मोहित बोला, उसने शांतनु को एक शैतानी मुस्कान दी। तब वह खत्म हो जाएगा। अपने फैंस के सामने इस तरह का व्यवहार वास्तव में बहुत उचित नहीं था, लेकिन मोहित बस इतना ही मनमौजी था। शांतनु ने उसे घूर कर देखा और सोचा, युवा मालिक मोहित, वह प्रतिभा ऐसी नहीं है जो हर किसी के पास हो सकती है। बेशक वह जानता था कि मोहित सही कह रहा था। उसने बेबसी से कहा, इतने सारे जीनियस प्रतिभाशाली कहाँ हो सकते हैं? पागल जैसा व्यक्ति पहले से ही बहुत उत्कृष्ट है। लीग के लाउंज विश्राम कक्ष में ज़ारा ने अपना रेसिंग सूट बदल लिया था। लाल रेसिंग सूट ज़ारा की सुडौल आकृति को पूरी तरह से लपेटे हुए था। उसके लंबे बाल लापरवाही से उसके कंधों पर गिरे हुए थे, जिससे उसका भव्य चेहरा और भी आकर्षक लग रहा था। वह एक परी की तरह सुंदर थी। विश्राम कक्ष का आधा खुला दरवाज़ा धकेल दिया गया। वांग यान घबराकर ज़ारा के बगल में खड़ा हुआ और अपने माथे का पसीना पोंछा। उसने ज़ारा को रिपोर्ट करते हुए ऐसा लग रहा था जैसे आसमान गिर रहा हो, पागल शारीरिक जांच पास नहीं कर पाएगा। उसने कल रात भर शराब पी और उसके शरीर में अल्कोहल शराब की मात्रा लिमिट सीमा से ज़्यादा है। वह कंपटीशन में भाग नहीं ले पाएगा। वांग यान को लगा कि वह एक दुर्भाग्यशाली बलि का बकरा है। वह ऐसी भयानक चीज़ का सामना कैसे कर सकता था? ज़ारा के भाव को ठंडा होते देखकर वांग यांग ने घबराहट में निगल लिया और शर्मिंदगी से कहा, मुझे माफ़ करना बहन ज़ारा, मैंने अपने टीम मेंबर्स दल के सदस्यों का ठीक से ख्याल नहीं रखा। ज़ारा चुपचाप स्क्रीन पर्दे पर दृश्य को देखती रही। पागल के स्टेज पर जाने का लगभग समय हो गया था, लेकिन उसे इस स्थिति के बारे में बताने के लिए ठीक इसी समय दौड़कर आना पड़ा। क्या टीम के सभी कोच प्रबंधक मर चुके थे? आखिरी मिनट में किसी को बदलने के लिए ढूंढना बहुत देर हो चुकी थी। ज़ारा अपने हाथ में हेलमेट लेकर बाहर निकली और वांग यांग से ठंडे लहजे में कहा, इस बार मैं उसकी जगह लूंगी। तुम टीम के नियम जानते हो, मैं नहीं चाहती कि यह फिर से हो। वांग यांग तेजी से ज़ारा के पास पहुंचा और एक टिश्यू से अपने चेहरे का पसीना पोंछा। ये सोचकर कि वह आखिरकार बच गया है, उसने सिर झुकाया और सम्मानपूर्वक जवाब दिया, ठीक है बहन ज़ारा, मैं वादा करता हूं कि यह स्थिति फिर कभी नहीं होगी। ज़ारा को एंट्रेंस तक पहुंचाने के बाद वांग यांग को एहसास हुआ कि उसकी शर्ट कमीज की पीठ पहले ही पसीने से भीग चुकी थी। ज़ारा का तिरस्कारपूर्ण और तेज बहुत मजबूत था। वह वास्तव में सुपरकार लीग की बॉस, रेस ट्रैक की जीनियस और सुपरकार लीग की एकमात्र किंग रानी थी। ज़ारा एक भड़कीले लाल रेसिंग सूट में बड़ी स्क्रीन पर दिखाई दी। गौरव, जो लंबे समय से ट्रैक पर इंतजार कर रहा था, ज़ारा को देखकर मुस्कुराया। उसकी विकृत आंखें ज़ारा के हॉट आकर्षक शरीर पर पड़ीं और उसने एक बदमाश की तरह चिढ़ाते हुए उसकी ओर सीटी बजाई। जब शांतनु ने स्क्रीन पर महिला और गौरव को देखा तो वह थोड़ा उलझन में था। पागल अब नहीं दौड़ रहा है। गौरव के चेहरे को देखकर शांतनु ने बेबसी से अपनी आंखें घुमाईं। ये कमीना भी सुपरकार लीग के एग्जीबिशन मैच में भाग ले सकता है। मोहित ने स्टेज पर भड़कीले लाल रंग की आकृति को देखा। किसी कारण से उसे अचानक लगा कि वह परिचित लग रही है।
उसकी याददाश्त बहुत अच्छी थी, इसलिए उसने इस महिला को पहले जरूर देखा होगा। शांतनु की शिकायत सुनकर मोहित ने पूछा, क्या तुम उसे जानते हो? शांतनु ने सिर हिलाया। जैसे ही वह मोहित से कुछ कहने वाला था, सीन से अचानक एक हैरानी भरी चीख आई। वे एक ही समय में बड़ी स्क्रीन की ओर मुड़े और देखा कि जब गौरव ने उस पर सीटी बजाई तो उस आकर्षक सुंदरी ने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसे बीच की उंगली दिखाई। ये घमंडी मुद्रा जिसने इंटरनेशनल फ्रेंडशिप, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता व्यक्त की, उसने एक बार फिर से आयोजन स्थल के माहौल को प्रज्वलित कर दिया। कान फोड़ने वाले जयकारों और चीखों में शांतनु मुस्कुराया और मोहित की ओर देखा। ये सुंदरी काफी विम्प, डरपोक, अहंकारी है। मोहित ने उस गोरे और पतले हाथ को देखा और उसके मुंह के कोने अचानक समझदारी की मुस्कान में उठ गए। वह पहले ही जान चुका था कि वह कौन थी। इस समय ज़ारा को अभी भी नहीं पता था कि उसकी गुप्त पहचान पहले ही किसी खास व्यक्ति द्वारा देख ली गई थी। मोहित की आंखें ज़ारा पर टिकी हुई थीं, जो पहले ही रेस कार में बैठ चुकी थी। उसने अपनी उंगलियों से अपने मुंह का कोना रगड़ा और हंसते हुए कहा, यह महिला सरल नहीं है। शांतनु स्तब्ध रह गया। तुम्हारा क्या मतलब है? मोहित ने बात करना बंद कर दिया और दिलचस्पी से मैच देखने लगा। स्टार्टिंग गन के साथ ज़ारा की कार तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन गौरव एक सेकंड धीमा था। ज़ारा ने गौरव के घिनौने चेहरे के बारे में सोचा और धीरे धीरे एक्सीलरेटर त्वरक पर से अपना पैर हटा दिया। अगर उसने इस कमीने को नहीं मारा तो वह अपने पिछले जीवन का सामना नहीं कर पाएगी। धीमी हो रही कार को देखकर गौरव ने अपने दिल में बुदबुदाया, बस इतना ही है। हालांकि अगले ही पल ज़ारा की कार पहले ही उसके पास थी। दहाड़ती हवा दो कारों के बीच की छोटी सी दूरी से गुजर गई। अगले सेकंड में एक कान भेदने वाली आवाज़ गूंज उठी। गौरव का चेहरा कस गया, ये सोचकर कि यह महिला पागल होगी। अगर तुम मरना चाहती हो तो उसे भी अपने साथ मत घसीटो। वह नहीं जानता था कि अगले 5 मिनट की रेस उसके बाकी जीवन के लिए एक दुर्स्वप्न बन जाएगी, इतना कि वह फिर कभी रेस करने की हिम्मत नहीं करेगा। ज़ारा के ड्राइविंग स्किल्स, वाहन चलाने का कौशल दुनिया में सबसे अच्छे में से एक थे। गौरव जैसे कूड़े से तुलना करने की तो बात ही क्या। उसने आसानी और कौशल के साथ कार को नियंत्रित किया और जब वह गौरव के पास पहुंची तो उसने दम घुटने वाला दबाव महसूस किया। कभी कभी वह उसे एक पार्किंग स्पेस से आगे निकल जाती थी। जब उसने एरिना में ज़ारा का एकदम सही ड्रिफ्ट देखा तो मोहित खुद को चिल्लाने से नहीं रोक सका, अच्छा दांव। सुंदर। बगल में शांतनु ने उसे हैरानी से देखा, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। क्या यह अभी भी मोहित था? क्या उसे किसी बुरी आत्मा ने पकड़ लिया था? मोहित ने अपनी सिर घुमाया और कुछ उत्साह के साथ कहा, उसकी ड्रिफ्ट कैलकुलेशन गणना अभी एकदम सही थी। वह उसी तरह की जीनियस है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। शांतनु भी देख सकता था कि यह महिला कितनी शक्तिशाली थी, यहाँ तक कि उसका आइडल पागल भी उससे आगे नहीं निकल पाएगा। इस महिला के ड्राइविंग का तरीका इतना मजबूत था कि गौरव को फील्ड पर केवल उसके द्वारा मजाक और अपमानित किया जा सकता था। गौरव सामने वाली कार से लगभग पागल हो चुका था। उसे किसने बताया था कि यह केवल एक फ्रेंडली मैच, एक एग्जिबिशन मैच है? ये रिदम ताल ऐसा था जैसे उसकी छोटी सी जान लेने की कोशिश की जा रही हो। या तो कार नष्ट हो जाएगी और वह मर जाएगा, या वह डर के मारे मर जाएगा। गौरव के बाल पहले ही ठंडे पसीने में भीग चुके थे और उसकी पीठ भी। उसने आराम करने या कोई गलती करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसके सामने वाली कार के दबाव में अगर वह सावधान नहीं रहता तो उसे दुनिया को अलविदा कहना पड़ता। लानत है, क्या ये कमीनी पागल थी? मैं तुमसे कौन सी गहरी नफरत करता हूं कि तुम मेरे साथ इस तरह खेल रही हो। गौरव के गंदे मुंह को केवल वह खुद ही सुन सकता था। जब लोग बहुत घबराए हुए और डरे हुए होते हैं तो वे अपनी आवाज़ को बढ़ाकर अपने डर को दूर करते हैं। जैसे ही दर्शकों ने मैच देखा, उनकी चीखें और विस्मयकारी आवाज़ें उनके सिर पर छत को पलटने वाली लग रही थीं। अरीना में भड़कीले लाल रंग की फैंटम को देखकर उन सभी ने सोचा कि यह एक वास्तविक परफॉर्मेंस प्रदर्शन है। इंडोर रेस ट्रैक बहुत लंबा नहीं था, यह ज़्यादातर ट्रैक की कठिनाई और प्रतियोगियों के पूरा करने के बारे में था। गौरव के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। एक रेसर की आखिरी गरिमा ने उसे रुकने का विकल्प न चुनने दिया और वह अपनी इज्जत नहीं खो सकता था। हालांकि ब्रेक पर पैर रखना और ट्रैक के बगल में एक स्टेक खंभे से टकराना ही उसकी जान बचाने के लिए उसके अवचेतन मन में एकमात्र विकल्प था। कठोर स्टेक बीच से टूट गया और हिंसक टक्कर से रेसिंग कार का अगला हिस्सा विकृत हो गया। एयरबैग और टूटी हुई खिड़की गौरव की ओर टकराए। जयकारों में सीन पर रेस्क्यू टीम, बचाव दल को छोड़कर किसी ने भी गौरव की जिंदगी की परवाह नहीं की। कार रेस एक ऐसी दौड़ थी जहां जीवन और मृत्यु अप्रत्याशित थे। अगर तुमने दौड़ने की हिम्मत की तो तुम्हें दुर्घटना के लिए तैयार रहना होगा। ये कुछ ऐसा था जिसे वहां मौजूद हर कोई समझता था। जब ज़ारा द्वारा चलाई जा रही कार फिनिश लाइन को पार कर गई तो गौरव पहले ही एयरबैग के प्रभाव से बेहोश हो चुका था। कार रुकने के बाद ज़ारा ने रियरव्यू मिरर, पीछे देखने वाला शीशा से दूरी में बचाव दृश्य देखा।
उसने एक गहरी सांस ली और कार सीट में थोड़ा पीछे झुक गई। वह जानती थी कि इस स्तर का प्रभाव गौरव को मारेगा नहीं, लेकिन उसे काफ़ी तकलीफ देने के लिए ये काफ़ी होना चाहिए। ज़ारा ने कार से उतरकर और चली गई। उसने आसमान में फायरवर्क्स आतिशबाजी की ओर देखा भी नहीं। उसके सिर पर हेलमेट शुरू से अंत तक कभी नहीं उतारा गया, इसलिए लीग के लोगों को छोड़कर कोई नहीं जानता था कि वह कौन थी। वांग यांग ने ज़ारा के हाथ से हेलमेट लिया और ज़ारा को देखने की कोशिश कर रहे बाहर के लोगों को रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। ज़ारा ने स्टाफ कर्मचारी से पानी लिया और एक घूंट पिया। उसने पूछा, वह कैसा है? वांग यांग जानता था कि वह गौरव के बारे में पूछ रही है, इसलिए उसने धीमी आवाज़ में जवाब दिया, वह मरा नहीं है, उसे नज़दीकी अस्पताल भेज दिया गया है। टीम डॉक्टर ने कहा कि उसकी कुछ पसलियां टूट गई होंगी। ज़ारा का चेहरा ठंडा था और उसने कुछ नहीं कहा। वांग यांग ने अपना थूक निगला और डर से ज़ारा को देखा, क्योंकि उसने जारी रखा, बहन ज़ारा के ड्राइविंग स्किल्स, वाहन चलाने का कौशल बेहतर और बेहतर हो रहे हैं। अगर आप टीम में आकर हमें एक लेसन सबक दे सकें तो यह और भी अच्छा होगा। तुम्हें आज पहले पागल से निपटना चाहिए। इसे हल्के में लेने की सोचना भी मत, मैं देख रही हूँ। ज़ारा ने ठंडे लहजे में उसे देखा। मैं हिम्मत नहीं करूँगा बहन ज़ारा। इस बार ये वास्तव में उसकी गलती है, इसलिए आपको उसे सज़ा देनी चाहिए। वांग यांग ने दुखी चेहरे से कहा। इस बार वह उस बच्चे द्वारा बर्बाद कर दिया गया था। अगर तुम इसे ठीक से नहीं संभालते तो तुम्हें अब मैनेजर प्रबंधक नहीं रहना पड़ेगा, समझे? ज़ारा का लहजा ठंडा और सख्त था। वांग यांग इतना डर गया था कि वह लगभग अपनी पैंट में पेशाब कर देता। वांग यांग को भेजने के बाद वह भूमिगत कार पार्किंग में पहुंची। पहले ही रात के 10 बज चुके थे। ज़ारा जल्दी में निकल गई। उसने लीना मलिक से वादा किया था कि वह जल्दी घर लौटेगी। लीग का ड्राइवर, जो ज़ारा को घर भेजने वाला था, चुपचाप उसके पीछे चल रहा था। पार्किंग लॉट के ऊपर एक टूटी हुई लाइट थी, इसलिए रोशनी थोड़ी मंद थी। ज़ारा की सुनने की क्षमता हमेशा से बहुत अच्छी रही थी। अचानक से पैरों की गड़बड़ाहट की आवाज़ ने उसे तुरंत सतर्क कर दिया। उसने बहुत तेज़ी से प्रतिक्रिया की, अपना सिर बगल में मोड़ा और तुरंत झूलती हुई ट्यूब पाइप से बच गई। फिर उसने अपना पैर उठाया और उसे लात मारी, जिससे वह एक चिथड़े की तरह दूर जा गिरा। ड्राइवर जल्दी से उसके पास पहुंचा और चिंतित होकर पूछा, मिस, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूं। जैसे ही ज़ारा बोली, उसने उन लोगों को देखा जिन्होंने उन्हें घेर लिया था। वे सब काले कपड़े पहने हुए थे और उन्होंने ब्लैक मास्क लगा रखे थे। ये स्पष्ट था कि वे तैयारी के साथ आए थे। ज़ारा ठंडी हंसी और उन्हें तिरस्कार से देखा। तुम्हारा एम्प्लॉयर मालिक बहुत अच्छा नहीं है। क्या उसे बस कुछ ही लोग मिले? ये तो मेरे दांतों के बीच के गैप जगह को भरने के लिए भी काफ़ी नहीं है। कुतिया, मैं तुम्हें तब तक पीटूंगा जब तक तुम्हें अपना उपनाम याद न रहे। देखते हैं कि तुम अभी भी इतनी घमंडी रह सकती हो या नहीं। चलो एक साथ हमला करते हैं। वे केवल 2 हैं। बदमाशों ने ज़ारा को घूर कर देखा और अपने हथियार उठाकर उन पर हमला कर दिया। ज़ारा ने उनसे बात करने की परवाह नहीं की। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उनसे लड़ना शुरू कर दिया। ड्राइवर ने भी ज़ारा की मदद की और उनमें से एक को रोक लिया। मोहित ज़ारा के पीछे सीढ़ियों से नीचे आया। उसने ज़ारा से भी पहले बदमाशों को नोटिस कर लिया था। जैसे ही वह मैक्स से मदद के लिए कहने वाला था, उसने ज़ारा को एक लात से आदमी को दूर फेंकते हुए देखा। वह ज़ारा की लात की ताकत और मुद्रा से चौंक गया। ये कुछ ऐसा था जो 10 साल से अधिक के प्रयास के बिना नहीं किया जा सकता था। 2 मिनट से भी कम समय में ज़ारा ने उसे इतनी बुरी तरह से पीटा था कि वह केवल ज़मीन पर लेटकर दर्द से कराह सकता था। पीछे से नज़रें महसूस करते हुए ज़ारा धीरे से मुड़ी और मोहित को देखा। वह स्तब्ध रह गई। मोहित यहाँ क्यों था? क्या उसने देखा कि मैंने अभी कैसे लड़ाई की? एक पल के लिए माहौल जम गया था। ज़ारा के इतने सतर्क लुक से घूरे जाने पर मोहित को अजीब तरह से असहज महसूस हुआ। वह मुस्कुराया और पहले चुप्पी तोड़ी। मैं सुंदरता को बचाने वाला हीरो नायक बनने की सोच रहा था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि चौथी मिस को इसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ज़ारा ने उसे देखा, उसके दिमाग में कई विचार कौंध गए। जब उसने उसकी आंखों में चिढ़ाने वाला लुक देखा, या यूं कहें कि चिढ़ाने का इरादा, ज़ारा ने तब तक नहीं हिलने का फैसला किया जब तक कि उसका दुश्मन नहीं चलता। क्या प्रेसिडेंट मोहित यहाँ कंपटीशन देखने आए हैं? ज़ारा ने मोहित को आराम से देखने का नाटक किया। मोहित ने अपनी व्हीलचेयर को थोड़ा आगे बढ़ाया और हल्की मुस्कान के साथ उसे देखा। ये सही है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि चौथी मिस को रेसिंग में इतनी दिलचस्पी होगी। और आप इसमें इतनी अच्छी हैं। ज़ारा अब इस आदमी को और नहीं समझ सकती थी। क्या वह कुछ जानता था, या वह उसे फंसाने की कोशिश कर रहा था? ये बस थोड़ा सा रक्षात्मक मार्शल आर्ट्स है, ये कुछ भी नहीं है। ज़ारा ने अपनी घड़ी की ओर देखते हुए धीरे से कहा। मोहित ने उसके कार्यों को नोटिस किया और कुछ समझा हुआ लग रहा था। उसने विचारपूर्वक कहा, चौथी मिस, अगर आपको जल्दी है तो आप अभी जा सकती हैं।
अगर भविष्य में कोई मौका मिला तो हम कार रेसिंग के बारे में फिर से बात कर सकते हैं। ज़ारा ने सीधे उसे देखा, उसकी सुंदर बादाम के आकार की आंखें कुछ शीतलता छिपा रही थीं। इस मोहित ने जरूर अनुमान लगा लिया होगा कि अभी वह व्यक्ति कौन था। उन दोनों को एक दूसरे को देर तक देखते देखकर ड्राइवर ने धीरे से पूछा, मिस, क्या हम अभी भी जा रहे हैं? ज़ारा होश में लौटी और मोहित को हल्का सा सिर हिलाया। फिर उसने ड्राइवर से कहा, चलो चलते हैं। जैसे ही वह बोली, उसने तेजी से कार का दरवाज़ा खोला, अंदर बैठ गई और चली गई। मैक्स समझ नहीं पाया कि मोहित ने ज़ारा को यूं ही क्यों जाने दिया। आखिरकार मोहित ने उसे रोकने के लिए शांतनु को छोड़ दिया था। युवा मालिक, क्या आप उसे यूं ही जाने दे रहे हैं? मलिक परिवार की यह चौथी मिस उतनी सरल नहीं है जितनी वह सतह पर दिखती है। उसमें काफ़ी रहस्य हैं। मोहित ने ज़ारा की कार को उसकी नज़र से दूर जाते देखा। फिर उसने अपने हाथ में अंगूठी घुमाई, एक ऐसी हरकत जो वह तभी करता था जब वह उत्साहित होता था। उसने दिलचस्पी से कहा, क्या जल्दी है? देखते हैं कि इस चौथी मिस के पास और क्या सरप्राइज आश्चर्य होंगे जिनके बारे में दूसरे नहीं जानते। ड्राइवर गाड़ी चलाते हुए रियरव्यू मिरर से ज़ारा को देख रहा था। उसने निगला और घबरा कर पूछा, मिस, वह व्यक्ति अभी, क्या वह मोहित था? ज़ारा ने अपना माथा दबाया, उसका भाव शांत था। उसने केवल हाँ में गुनगुनाया। ड्राइवर ने सोचा कि उसने कोई गलती की है, लेकिन जब उसने इसकी पुष्टि कर ली तो उसने हैरानी से ज़ारा को देखा और पूछा, बॉस, मोहित हमारे लीग के अंडरग्राउंड पार्किंग में क्यों दिखाई देंगे? मोहित जैसा व्यक्तित्व कहीं भी दिखाई देगा तो सनसनी फैल जाएगी। जब वह केवल अपने असिस्टेंट के साथ था तो ड्राइवर ने भी उसे नहीं पहचाना। ज़ारा ने ड्राइवर के सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह धीरे धीरे गहरी सोच में डूब गई। कोई नहीं जानता था कि वह सुपरकार लीग की पर्दे के पीछे की बॉस थी। सतह पर वह केवल मलिक परिवार की गोद ली हुई बेटी थी। मोहित को शायद उसकी छिपी हुई पहचान नहीं पता थी। ज़्यादा से ज़्यादा वह अंदाज़ा लगाएगा कि वह वही थी जिसने अभी कंपटीशन में प्रवेश किया था। ज़ारा ने मन ही मन सोचा जैसे ही उसने धीरे धीरे स्थिति को सुलझाया। अगर भविष्य में कोई मौका मिला तो हम कार रेसिंग के बारे में फिर से बात कर सकते हैं। ज़ारा ने मोहित के अभी अभी कहे गए शब्दों के बारे में सोचा। वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो बकवास करेगा, और वह उसके करीब भी नहीं थी। आज उनकी केवल दूसरी बार मुलाकात थी, तो बात करने के लिए क्या था? क्या इस आदमी का कोई और मकसद था? ज़ारा ने सोचा। मोहित के भ्रमित और घुमावदार रवैये से ज़ारा थोड़ी उलझन में थी। हालांकि वह उससे एक दोहरी और तेज भी महसूस कर सकती थी। ऐसा लगा जैसे उसे इस आदमी से सावधान रहना होगा। शहर एच रेन ईसाई अस्पताल। जब गौरव के माता पिता भागते हुए पहुंचे तो गौरव अभी भी ऑपरेटिंग रूम में था। वह गंभीर रूप से घायल था। उसकी 4 पसलियां टूट गई थीं और उसके बाएं हाथ पर घाव इतना गहरा था कि हड्डी देखी जा सकती थी। जब उसे भेजा गया था तो वह खून से लथपथ लौकी गौर जैसा था। गौरव की मां इतनी रोई कि वह लगभग बेहोश हो गईं। मैंने पहले ही कहा था, अगर वह इस तरह खेलता रहा तो वह जल्द ही किसी न किसी मुसीबत में पड़ जाएगा। तुम देखते हो, ऐसा कहते हुए उसने अपने पति को कुछ बार मारा। तुमने उसे अनुशासित क्यों नहीं किया? देखो वह क्या बन गया है। उसकी चीखें कॉरिडोर गलियारे में गूंज उठीं। जब डॉक्टर बाहर आए तो उन्होंने थोड़ा त्योरियां चढ़ाईं और उन्हें शांत रहने का इशारा करने के लिए अपना हाथ उठाया। मरीज की जान को फिलहाल कोई खतरा नहीं है। कृपया शांत रहें और अस्पताल में खामोश रहें। सिवान ने संक्षेप में गौरव की स्थिति के बारे में उन्हें समझाया, और सामान्य अर्थ ये था कि गौरव मरेगा नहीं, लेकिन उसकी चोटें बहुत गंभीर थीं। उसे भविष्य में एक तेज कंकशन झटका होगा और उसे आईसीयू गहन चिकित्सा इकाई में रहना होगा। उनके अस्पताल के बगल में एक रेसिंग लीग थी और हर कुछ दिनों में घायल लोगों को यहां भेजा जाता था। सिवान को पहले ही इसकी आदत हो चुकी थी। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर को कुछ निर्देश देने के बाद सिवान ने अपने कपड़े बदले और घर जाने के लिए तैयार था। जब उसने अपने बैग से अपना फ़ोन उठाया तो उसने इनकमिंग कॉल आने वाली कॉल से भरी स्क्रीन को देखा और सोचा, क्या शांतनु पागल है? उसने इतने सारे कॉल क्यों किए? उसने खुद से बुदबुदाया और शांतनु को वापस कॉल किया। शांतनु ने मोहित को पार्किंग लॉट में पकड़ा। उसने थकी हुई आंखों से उस बेरहम आदमी को घूर कर देखा और उदास चेहरे से कहा, जब मैं ध्यान नहीं दे रहा था तो तुम गायब हो गए। तुम नीचे क्यों आए? अगर कोई दुर्घटना हो जाती तो क्या होता? मैं तुम्हारे बूढ़े आदमी से पिटना नहीं चाहता। मोहित ने उसे देखकर अपनी आंखें घुमाईं और उदासीनता से कहा, तुम किसके पिताजी की बात कर रहे हो? शांतनु रुका और अपना थूक निगला। वह बहुत चिंतित था और उसने अपने शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। वह मुस्कुराया और कहा, किसी की नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं। शांतनु के फ़ोन ने उसकी शर्मिंदगी को महसूस किया और सही समय पर बजा। शांतनु ने सिवान के कॉलर आईडी की ओर इशारा किया और कहा, यह बच्चा आज मेरे कॉल नहीं उठा रहा था। हम उसके अस्पताल के पास हैं। क्या हमें जाकर उसे ले आना चाहिए?
मोहित, शांतनु और सिवान अच्छे दोस्त थे जो एक साथ बड़े हुए थे। वे हमेशा करीब रहे थे और उन्हें एक साथ खेले हुए बहुत समय हो गया था। चूंकि मोहित आज यहाँ था, शांतनु ने सोचा कि वे एक साथ मिल सकते हैं, कुछ शराब पी सकते हैं और बातें कर सकते हैं। मोहित ने समय देखा, अपनी थकी हुई आंखें मलीं और उदासीनता से शांतनु से कहा, भूल जाओ, मुझे कल कुछ और मीटिंग्स बैठकों में भाग लेना है। सिवान रोज काम में बहुत व्यस्त रहता है, इसलिए कृपया उसे छोड़ दो। शांतनु का फोन स्पीकर मोड तेज आवाज पर था, इसलिए सिवान ने सुना कि मोहित ने क्या कहा। वह दिल खोलकर हंसा। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद बड़े भाई, मैं आज सचमुच नहीं आ सकता। मैंने अभी अभी एक युवा रेसिंग वाले आदमी को बचाया है और अब उसे अपनी जिंदगी बढ़ाने के लिए घर जाकर सोना होगा। मोहित जानता था कि रेन ईसाई अस्पताल इस जगह के बहुत करीब था। उसने अचानक गौरव के बारे में सोचा। क्या वह वही युवा रेसर हो सकता है जिसके बारे में सिवान बात कर रहा था? क्या वह व्यक्ति मर गया? मोहित ने पूछा। सिवान चौंक गया। कौन? शांतनु ने भी प्रतिक्रिया दी और मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सका। उसने खुशी से कहा, जिस व्यक्ति को तुमने अभी बचाया है उसे सुपरकार लीग ने भेजा था, है ना? क्या गौरव मर गया? सिवान अपने रास्ते पर रुक गया। उसने भी बातों को समझा और मुस्कुराया। तो तुम लोग इस व्यक्ति को जानते हो? वह मरा नहीं है, लेकिन उसकी कुछ पसलियां टूट गई हैं और उसके हाथ पर 10 सेंटीमीटर का गहरा घाव है। शांतनु हंस पड़ा। सचमुच? बच्चा इसी लायक है। मैंने उसे कभी पसंद नहीं किया। सिवान की बातें सुनकर मोहित ने कहा, ठीक है, जल्दी करो और सिवान को आराम करने दो। हम किसी और दिन एक साथ पिएंगे। सिवान मोहित के अनुरोध पर इतनी आसानी से सहमत हो गया कि शांतनु ने तुरंत फोन काट दिया। उसने बेबसी से कहा, ठीक है, मुझे लगता है कि मैं परेशान करने वाला व्यक्ति बन गया हूँ। मोहित का उदास चेहरा और चुप्पी देखकर शांतनु ने सोचा कि युवा मालिक थक गया है, इसलिए उसने किसी को कार चलाने के लिए बुलाया और मोहित को वापस भेजने की तैयारी की। मोहित केवल ज़ारा के बारे में सोच रहा था। वह इतनी अच्छी ड्राइवर थी और यह इतना स्पष्ट था कि वह रेस के दौरान गौरव को चिढ़ा रही थी। क्या गौरव के प्रति उसकी कोई निजी दुश्मनी थी? ऐसा लगता था कि उसे किसी को उसकी जांच जारी रखने के लिए कहना होगा। आखिरकार उसे किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हुए बहुत समय हो गया था जिसमें उसकी इतनी दिलचस्पी थी। अगली सुबह ज़ारा अपनी अलार्म क्लॉक से जाग गई। वह पिछले दिन देर से घर लौटी थी, लेकिन लीना मलिक का उसे दोष देने का मन नहीं था। उन्होंने बस उसे इस अवधि के दौरान सावधान रहने और इतनी देर से घर न लौटने की याद दिलाई। ज़ारा ने लीना मलिक को पिछली रात की घटना के बारे में नहीं बताया। वह लीना मलिक को अपने बारे में चिंतित नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसे अपना गुस्सा निकालना पड़ा था। ज़ारा ने उस इन्फॉर्मेशन को देखा जो उसके अधीनस्थों ने उसे भेजी थी। जिन लोगों ने कल उस पर अटैक हमला किया था वे जूही और अनन्या द्वारा किराए पर लिए गए गुंडे थे। वे ज़ारा को एक सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह लड़ने में इतनी अच्छी होगी। ज़ारा ने ठंडी सांस ली। ये दोनों बेशर्म महिलाएं। उसने अभी तक उन पर कोई चाल नहीं चली थी और उन्होंने पहले ही उसे रोकने के लिए गुंडों को ढूंढना शुरू कर दिया था। अगर ऐसा था तो वे उसे इनकेंट निर्दयी होने के लिए दोष नहीं दे सकते थे। दोपहर में जब जूही अनन्या को मैनेजमेंट में लाई तो उसे कल जो हुआ उसके बारे में थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। आंगन में धूप तेजी से चमक रही थी। जब ज़ारा अपने कंप्यूटर के साथ आई तो उसने अनन्या को वियान मलिक की ओर बढ़ते देखा। उसे नहीं पता था कि उसकी मुद्रा बहुत अंतरंग थी, जिसके कारण वियान मलिक ने त्योरियां चढ़ाईं और दूसरी तरफ हट गया। ज़ारा ने अनन्या को खींचा और मुस्कुराए। इतनी गर्म मौसम में दूसरे भाई के इतने करीब मत जाओ। क्या तुम नहीं देख सकती कि वह कितना गर्म और चिड़चिड़ा है? इस पल अनन्या को ज़ारा से बहुत नफरत थी। यह महिला हर तरह से उसके खिलाफ क्यों जाना चाहती थी? वह हमेशा उसकी योजनाओं को बर्बाद कर देती थी। मुझे माफ़ करना भाई वियान, मैं बहुत तल्लीन थी। अनन्या ने माफ़ी मांगने का नाटक किया और वियान मलिक से कहा, भाई वियान, क्या तुम्हें बहुत गर्मी लग रही है? मैं तुम्हें पंखा करूंगी। अनन्या की योजना विफल हो गई, इसलिए उसने एक और योजना बनाई। उसने टेबल पर रखा पंखा लिया और ध्यान से खुद को और वियान मलिक को पंखा किया। वियान मलिक उठा और उससे बच गया। उसने त्योरियां चढ़ाईं और कहा, अपना ध्यान रखो, मैं जाकर कुछ पानी लेता हूँ। इसके साथ वह जल्दी से घर के अंदर भाग गया जैसे वह प्लेग से छिप रहा हो। अगर वह अंत तक एक अच्छा इंसान बनना चाहता था तो वह अनन्या के साथ नहीं रहना चाहता था। उसने मुड़कर ज़ारा को देखा, ये सोचते हुए कि उसकी बहन उसे सबसे अच्छी तरह जानती है। भाई वियान, वहाँ। अनन्या को अपनी बातें पूरी करने का भी समय नहीं मिला। वियान मलिक तेजी से भाग गया। जूही ने देखा कि ज़ारा के आते ही वियान मलिक भाग गया। वह अचानक खड़ी हो गई, ज़ारा की नाक की ओर इशारा किया और डांटा, कुतिया, तुम क्या कर रही हो? तुम दूसरे लोगों के मामले बर्बाद कर रही हो। दूसरे भाई की अनन्या में दिलचस्पी है। तुम हमेशा उसके लिए चीज़ें मुश्किल क्यों करना चाहती हो?
उसने अपनी आंखें सिकुड़ी और खतरनाक तरीके से ज़ारा को देखा। एक विचार अचानक उसके दिमाग में कौंधा और उसने हैरानी से कहा, कहीं तुम दूसरे भाई के सुझाव का पालन तो नहीं कर रही हो। ज़ारा ने जूही को ठंडे तरीके से देखा और उसकी ओर इशारा करने वाले हाथ को थप्पड़ मारकर हटा दिया। उसने उपहास करते हुए कहा, क्या तुम्हारी आंखों में कुछ गड़बड़ है या तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है? दूसरे भाई ने कब कहा कि उसे अनन्या पसंद है? कोई मुझ पर चिपक रहा है और मुझे घिन महसूस करा रहा है। चूंकि आसपास कोई नहीं था, जूही ने अब ज़ारा के प्रति अपनी बुरी नीयत नहीं छिपाई। ज़ारा अब उनके साथ और खेलना नहीं चाहती थी। उसने अनन्या को देखा, जो बारिश में नाशपाती के फूल की तरह रो रही थी, और उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाई दी। अपने इस व्हाइट लोट्स सफ़ेद कमल के नाटक को दूर रखो। यहाँ कोई भी तुम्हारी चालों में नहीं फंसेगा। तुम क्या कह रही हो, ज़ारा? मैंने तुम्हें कैसे नाराज़ किया कि तुम मुझे इस तरह डांट रही हो? अनन्या ज़ारा से दिल की गहराइयों से नफरत करती थी, लेकिन जूही के सामने उसे अपना कमज़ोर और दयालु रूप बचाना पड़ा। जूही अनन्या के सामने खड़ी हो गई और ज़ारा पर चिल्लाई, मैं तुमसे बहस कर रही हूँ, तुम अनन्या पर क्यों चिल्ला रही हो? ज़ारा ने जूही के सुरक्षात्मक रुख को देखा और थोड़ी अवाक रह गई। जूही थोड़ी चतुर थी, लेकिन अनन्या जैसे साजिश रचने वाले व्यक्ति के सामने ये पूरी तरह से बेकार था। उसे ये भी नहीं पता था कि उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तुम मूर्ख! ज़ारा ने जूही को ठंडे तरीके से देखा और कहा, तुमने अभी क्या कहा? जूही ने अपनी आंखें बड़ी की और ज़ारा को देखा। ज़ारा ने अभी उसे पागल कहा था और अब वह उसे बेवकूफ़ कह रही थी। अगर अनन्या ने उसका हाथ नहीं पकड़ा होता तो वह अब तक उसे 2 स्लैप थप्पड़ मार चुकी होती। यह मत सोचना कि तुम मेरे सामने ढीठ हो सकती हो सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। मैं मलिक परिवार की असली लेडी महिला हूँ, तुम तो अनाथालय से आए एक कमीनी हो। तुम मुझ पर चढ़कर दादागिरी करने के बारे में सोचने की हिम्मत कैसे करती हो? क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें स्कैंडल बदनाम करने के लिए किसी को नहीं ढूंढ सकती? ज़ारा ने जूही की हानिरहित चेतावनी को सुना और उसे उदासीनता से देखा। वह हंस पड़ी और कहा, मुझे स्कैंडल करने के लिए किसी को ढूंढना? पिछली रात के उन कूड़ेदानों की तरह। जूही ने ज़ारा को घूर कर देखा और कुछ कहने वाली थी कि तभी एक सुहावनी आवाज़ ने उसे अचानक रोक दिया। तुम किसे स्कैंडल करना चाहती हो? जब ज़ारा ने अपना सिर घुमाया तो उसने अपने तीसरे भाई को देखा, जो एक ट्रेंडी फैशनेबल आउटफिट में कपड़े पहने हुए था और बेहद हैंडसम सुंदर लग रहा था। जूही चौंक गई। उसके चेहरे पर भाव बदलने का भी समय नहीं था। उसने एक मुड़ी हुई मुस्कान के साथ आवाज़ दी, तीसरे भाई। ऐसा क्यों था कि हर बार जब वह ज़ारा से झगड़ा करती थी तो उसे ढूंढा जाता था और सवाल किया जाता था? जूही ने आखिरकार अपना भाव समायोजित किया और आज्ञाकारी ढंग से पूछा, तुम सेट फिल्म की जगह से वापस आ गए? वीर मलिक ने उसकी खुशामद भरी मुस्कान को नज़रअंदाज किया और धीरे धीरे चलकर आया। वह ज़ारा के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया और उसे देखा, फिर अपनी नज़र जूही की ओर घुमाई। दिलचस्पी से भरे चेहरे के साथ उसने पूछा, तुम किसे स्कैंडल करना चाहती हो? क्या तीसरा भाई तुम्हारी मदद कर सकता है? जूही उसके सामने अभिमानी होने की हिम्मत नहीं कर सकी। उसने सिर नीचे किया और कहा, नहीं, हम बस खेल रहे थे। हालांकि वीर मलिक एक जीवंत व्यक्ति था और दूसरों से बात करते समय हमेशा मुस्कुराता रहता था, वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे उलझा जाए। वह एक मुस्कुराता हुआ बाघ था। जिसने भी उसे नाराज़ किया उसे वह खुशी से निपटाएगा। वीर मलिक ने देखा कि जूही अब जल्दबाजी करने की हिम्मत नहीं कर रही थी, इसलिए वह मुस्कुराया और ज़ारा से बात की। जब मैंने दूसरे भाई को ये कहते हुए सुना कि तुम सुंदर हो तो मुझे अभी भी संदेह था। अब मुझे लगता है कि दूसरा भाई सही कह रहा है। तुम बहुत प्यारी हो। क्या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सद्भावना व्यक्त करने का ये तरीका था? क्या लोगों की तारीफ करना शिष्टाचार है? ज़ारा को यह थोड़ा मज़ेदार लगा। वह अंदाज़ा नहीं लगा सकी कि उसका तीसरा भाई क्या सोच रहा था। ज़ारा मुस्कुराए और वीर मलिक से कहा, धन्यवाद तीसरे भाई। वीर मलिक एक ऐसा व्यक्ति था जो स्वाभाविक रूप से दूसरों के साथ दोस्ताना था। ज़ारा की मुस्कान देखने के बाद वह अपनी आंखों में आश्चर्य को छिपा नहीं सका। उसने उत्साह से कहा, बहन, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आओ और तीसरे भाई के लिए काम करो। अगर हम भाई बहन एक साथ काम करते हैं तो हम आसानी से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तहलका मचा सकते हैं। अनन्या जानती थी कि मलिक परिवार का तीसरा बेटा दिखने में अच्छा है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना हैंडसम होगा। उसकी चेहरे की बनावट व्यान मलिक से ज़्यादा नाजुक थी, जैसे किसी कलाकार द्वारा सावधानी से तराशा गया कला का एक टुकड़ा। उसकी नाजुक भौहें और आंखें, एक ऊंची और सुंदर नाक और सेक्सी पतले होंठ थे। वीर मलिक इस फेस के कारण इतनी जल्दी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पॉपुलर हो पाया था। जिस तरह से अनन्या वीर मलिक को देख रही थी वह इतना तीव्र था कि वीर मलिक, जिसे रोज़ घूरा जाता था, थोड़ा असहज हो गया। वह उसकी ओर मुड़ा और पूछा, तुम कौन हो? तुम मुझे लगातार क्यों घूर रही हो? अनन्या होश में लौटी और शर्मिंदगी से अपनी आंखें नीचे कर लीं।
उसने धीरे से वीर मलिक से कहा, नमस्ते भाई वीर मलिक, मैं जूही की अच्छी दोस्त हूँ। मेरा नाम अनन्या है। जब उसने अपना नाम कहा तो उसने थोड़ा सिर उठाया और शर्माते हुए वीर मलिक को देखा। उसकी आंखें प्यार से भरी हुई थीं और वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन कहा नहीं। अनन्या की हरकतें सहज और एकदम सही थीं। वीर मलिक ने हल्की मुस्कान के साथ उसे देखा और अभिवादन किया, नमस्ते बहन अनन्या। ज़ारा ने वीर मलिक के चंचल हाव भाव को देखा और धीरे से सिर हिलाया। अपने दिल में उसने अनन्या के लिए एक सेकंड के लिए शोक भी मनाया। वीर मलिक के लिए उस मिश्रित सामाजिक दायरे में इतना अच्छा प्रदर्शन कर पाना, उसने किस तरह की महिला को नहीं देखा होगा। अनन्या के फ्लर्टिंग, आकर्षण और सेड्यूसिंग बहकाने के तरीके उसने सब देख लिए थे। अपनी पिछली जिंदगी में अनन्या ने उससे बहुत कुछ सहा था। वीर मलिक की अनन्या के प्रति दोस्ती देखकर जूही बहुत खुश हुई। अनन्या उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। अगर वह भविष्य में उसके दूसरे भाई के साथ रहना चाहती थी तो उसके परिवार के साथ अच्छे संबंध रखना बहुत महत्वपूर्ण था। ज़ारा ने उन दोनों को चुपके से खुश होते देखा और महसूस किया कि यह थोड़ा मज़ेदार था। जूही सचमुच मूर्ख थी। वीर मलिक केवल थोड़ी देर के लिए वहीं बैठा और फिर शावर स्नान लेने के लिए अपने कमरे में लौट गया। ज़ारा उनके साथ और बहस करने में बहुत आलसी थी, इसलिए वह मुड़ी और अपना लैपटॉप पकड़ना नहीं भूली। उसने मूल रूप से पिछली रात की घटना को जूही के लिए एक चेतावनी के रूप में इस्तेमाल करना चाहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वह इसे धीरे धीरे ले सकती है और भविष्य में धीरे धीरे उस पर हावी हो सकती है। जूही ने ज़ारा को जाते हुए देखा और नफरत से कहा, वह ज़्यादा देर तक अभिमानी नहीं रहेगी। जब वह पुरानी हवेली जाएगी तो मैं देखूंगी कि मेरी माँ और दादी उससे कैसे निपटेंगी। हम बस इंतज़ार करेंगे और देखेंगे। जूही का आत्मविश्वास से भरा लुक देखकर अनन्या ने पूछा, आपकी दादी ज़ारा को कब बुलाएंगी? हम उसे इस तरह हमें धमकाने नहीं दे सकते। जूही मुड़ी और उसके कंधे पर थपथपाया। वह मुस्कुराए और कहा, चिंता मत करो, दादी मेरी माँ की तरफ हैं। पिछली रात जो हुआ वह बस एक गलती थी। अगली बार वह इतनी भाग्यशाली नहीं होगी। जूही की आंखें क्रूरता से भरी थीं। वह बहुत लापरवाह थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि ज़ारा इतनी कुशल होगी और इतनी अच्छी तरह से लड़ेगी। लेकिन उसे पहले ही पता है कि यह हम ही हैं। वह तुम्हारे चाचा से शिकायत तो नहीं करेगी, है ना? अनन्या ने अभी अभी ज़ारा के हाव भाव को याद किया और चिंतित होकर पूछा। वह नहीं चाहती थी कि बड़ों को इस बारे में पता चले। अगर उसने किया भी तो क्या? उसके पास वैसे भी कोई एविडेंस सबूत नहीं है। जूही ने निडर होकर कहा। उसने अंदाज़ा लगाया कि कल के लोगों के पास ज़ारा द्वारा यातना दिए जाने के बाद अपनी इन्फॉर्मेशन ज़ारा को बताने के अलावा कोई चारा नहीं था। यह कोई बड़ी समस्या नहीं थी। ज़ारा के पास अभी भी उन पर आरोप लगाने के लिए कोई ठोस एविडेंस नहीं था। अनन्या थोड़ी शांत हुई। वह पुराने निवास कब जा रही है? कल है। जूही के होंठों पर एक शैतानी मुस्कान आई, जैसे वह पहले ही ज़ारा को पुरानी मालकिन द्वारा तड़पाते हुए देख सकती थी। अनन्या की दिन की योजना ज़ारा ने बर्बाद कर दी थी। ज़ारा के जाने के बाद वह वापस नहीं लौटी। वे दोनों भी थोड़ी देर बाद निकल गए। रात के खाने के दौरान वीर मलिक ने अपने सामने भरे हुए चावल के बाउल कटोरे को देखा और बेबसी से कहा, ठीक है माँ, क्या आप एक सुअर पाल रही हैं? मैं नेशनल आइडल हूँ, मुझे अपनी फिगर आकृति को मैनेज प्रबंधित करने की ज़रूरत है। उसने परेशान होकर लीना मलिक को देखा, उसका सुंदर चेहरा सिकुड़ गया था। लीना मलिक मुस्कुराईं और उसके सुंदर चेहरे को छुआ। उन्होंने धीरे से कहा, अरे माँ ने तुम्हें बहुत समय से नहीं देखा है। मुझे तुम्हारी याद आती है। ज़्यादा खाओ। वीर मलिक ने ज़ारा को देखा जो किनारे पर हंस रही थी और कहा, यह मेरी बहन को दे दो। देखो वह कितनी पतली है। बेशक, तुम्हारी बहन के पास भी है। जल्दी करो और खाओ। लीना मलिक ने वीर मलिक से सख्त होने का नाटक करते हुए कहा। उन्होंने अपने सबसे छोटे बेटे को 1 महीने से नहीं देखा था और महसूस किया कि उसने वज़न कम कर लिया है और थोड़ा और लंबा हो गया है। ज़ोरावर मलिक ने अपने सामने सामंजस्यपूर्ण और सुंदर दृश्य देखा और सोचा कि कल क्या होगा। उन्होंने थोड़े सिरदर्द के कारण अपनी भौहों के कोने को चुटकी ली। चूंकि तीसरा भाई वापस आ गया है तो कल हमारे साथ पुरानी हवेली चलो। हमारे परिवार में तुम्हारी दादी तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद करती हैं। अगर तुम आते हो तो तुम शायद तुम्हारी दादी को ठीक कर सकते हो। ज़ोरावर मलिक ने अपना वाक्य पूरा नहीं किया, लेकिन ज़ारा सहित वहां मौजूद सभी लोग समझ गए कि वह क्या कहने की कोशिश कर रहे थे। मैं नहीं जा रहा हूँ। जब मैं जुमा चाची को देखता हूँ तो मैं बहुत थक जाता हूँ। वीर मलिक ने सिर नीचे किया और बोलते हुए एक घूंट सूप पिया। हर बार जब वे पुरानी हवेली जाते थे तो वे जुमा से मिलते थे। उनकी यह चाची एक पागल की तरह थी। जब भी जुमा, ज़ोरावर मलिक, लीना मलिक, साथ ही तीनों भाइयों को देखती थी तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ जाता था और वह कभी उनके बारे में कुछ भी अच्छा नहीं कहती थी। वीर मलिक को उसका चेहरा देखकर ही चिढ़ महसूस होती थी।
ये सुनकर लीना मलिक ने अपनी चॉपस्टिक खाने की छड़ियां नीचे रखीं और वीर मलिक को देखा। एक ऐसे लहजे में जिसने किसी भी इनकार की अनुमति नहीं दी, उन्होंने कहा, नहीं, तुम्हें कल जरूर जाना होगा। तुम्हारे बड़े भाई के अलावा हमारे परिवार में सभी को कल जाना होगा। जैसे ही वह बोली, उन्होंने वीर मलिक और वियान मलिक के कंधों पर थपथपाया और गंभीरता से कहा, संख्या में स्ट्रेंथ शक्ति है। दादी, शायद वह न सुने जो तुम्हारे पिता और मैं कहते हैं, लेकिन तुम दोनों उनके पोते हो। उन्हें अभी भी तुम्हारी बात सुननी चाहिए। मैं तुम्हारी बहन का नाम हमारी पारिवारिक वंशावली में डालने का काम तुम दोनों पर छोड़ती हूँ। वियान मलिक अपने मुंह में चावल से लगभग फंस गया। उसने बेचैनी से पूछा, यह मेरा काम क्यों है? दादी मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए मैं जो भी कहूँ वह बेकार है। लीना मलिक के हाव भाव को देखकर जैसे कोई बड़ी लड़ाई होने वाली हो, ज़ारा मन ही मन हंसी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसकी मां ने उसके दोनों भाइयों से उसके वनगार्ड अग्रगामी बनने का अनुरोध किया था, उसके साथ सुख दुख में रहने और उसके साथ लड़ने की कसम खाई थी। ज़ारा को लगा कि यह मज़ेदार और छूने वाला दोनों था। उसने अपनी मां और भाइयों को प्यार से देखा और गर्मजोशी भरी आवाज़ में कहा, कोई बात नहीं, मैं दादी की परेशानियों से नहीं डरती। चलो इसे धीरे धीरे करते हैं, इस मामले में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। लीना मलिक ने ज़ारा के सम्मानजनक और समझदार रूप को देखा, हाथ बढ़ाया और उसके बालों को छुआ और धीरे से मुस्कुराई। माँ जानती है कि तुम एक अच्छी और समझदार बच्ची हो। इस मामले को जल्द से जल्द सुलझा लेना चाहिए। जैसे ही वह बोली, उन्होंने जोरावर मलिक की ओर देखा। तुम्हें कल कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पिता, मैं और तुम्हारे भाई तुम्हारे लिए यहाँ हैं। जैसे ही ज़ारा ने लीना मलिक की बातें सुनी, उसकी आंखों के कोनों में आंसू आने लगे। ये वह प्यार था जो मलिक परिवार उसे दे रहा था, हमेशा की तरह गर्म और दृढ़। धन्यवाद, कृतज्ञता के अपने शब्दों के साथ ज़ारा के आंसू गिर गए। लीना मलिक ने उसके आंसू पोंछे और धीरे से मुस्कुराईं। यह क्या है? तुम अचानक क्यों रो रही हो? ज़ारा ने सोचा कि इस दुनिया में कोई भी इस समय वह कितना भावुक महसूस कर रही थी, इसे नहीं समझ पाएगा। वह अपने पिछले जीवन और इस जीवन के बीच क्रॉसओवर कर चुकी थी और दुनिया का अनुभव करने के बाद वापस लौटी थी। मलिक परिवार ने अभी भी उसे अपने दिल के शीर्ष पर रखा था। वीर मलिक को पता नहीं था कि क्यों, लेकिन जब उसने ज़ारा की आंसू भरी आंखें देखीं तो उसे थोड़ा बुरा लगा। वह धीरे से मुस्कुराया और खुश होने का नाटक करते हुए कहा, फिर कोई और रास्ता नहीं है। हम इस आपदा से बच नहीं सकते। कल ये दूसरे भाई और मुझ पर निर्भर करता है। जैसे ही वह बोला, उसने अपने दूसरे भाई को देखा, जो दूसरी तरफ भी चुप था। उन दोनों ने मौन सहमति से एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। लीना मलिक ज़ारा को अपनी बेटी मानती थीं और जिस तरह से उन्होंने ज़ारा की सराहना और उसे दुलारने का काम किया, उसने उसके आसपास के लोगों को प्रभावित किया। जोरावर मलिक और तीनों मलिक भाइयों ने लंबे समय से ज़ारा को मलिक परिवार का एक हिस्सा माना था। मलिक परिवार हमेशा अपने लोगों के लिए सुरक्षात्मक रहा है। शहर एच डिंगचेंग ज़िला। जैसा कि सब जानते थे, डिंगचेंग ज़िला शहर एच में अमीर और शक्तिशाली लोगों का सच्चा घर था। ये शहर का दिल और दिल था। हालांकि यह एक सुंदर वातावरण वाली जगह थी और रहने के लिए उपयुक्त थी। जमीन का हर इंच अपने वजन के लायक सोने के बराबर था। यह एक ऐसी जगह भी थी जहां अनगिनत लोग आने का सपना देखते थे। मोहित के पास यहां रियल एस्टेट की एक खासी मात्रा थी। मो ग्रुप का मुखिया, जो एक देश के बराबर अमीर था, यहां मजे के लिए नहीं था। जब मैक्स नलिनी को मो परिवार के गेट के अंदर ले गया तो वह अपने दिल में थोड़ी अवाक रह गई। इस महिला का धैर्य और दृढ़ता वास्तव में मजबूत है। कोई आश्चर्य नहीं कि युवा मालिक उसे ऊंचा मान सकते थे। नलिनी अपने हाथ में कुछ खाने के बॉक्स पकड़े हुए थी। जैसे ही वह चली, उसने मुस्कुराते हुए मैक्स से कहा, मैं कल भाई मोहित को देने वाली थी, लेकिन वह अपने दोस्तों के साथ बाहर गए और बहुत देर से वापस आए, इसलिए मैंने उन्हें परेशान करने के लिए नहीं आई। ये नए हैं जो मैंने आज बनाए हैं। यहाँ उनमें से बहुत सारे हैं, आप बाद में कुछ वापस ले जा सकते हैं और सभी को ट्राई चखने दे सकते हैं। मैक्स विनम्रता से मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। उसने बस अपने दिल में उसका मजाक उड़ाया। तुम्हें ये सब मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है और तुम्हें इतना कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी कड़ी मेहनत को युवा मालिक तक नहीं पहुंचाऊंगा, न ही तुम्हारी कोमलता, सद्गुण और समझ को। नलिनी एक बहुत ही कोमल और सुंदर महिला थी। वह लगभग 1 साल से मोहित के बगल में थी। वह एक रियल एस्टेट में रहती थी जिसका मालिक मोहित था। बाहर भी अफवाहें थीं कि वह मोहित की मिस्ट्रेस थी। हालांकि मोहित के आसपास के लोग ही जानते थे कि मोहित के लिए नलिनी सिर्फ एक अजनबी थी जो उसकी सेवियर रक्षक के नाम से जाती थी। मोहित का उससे कोई संबंध नहीं था। मो परिवार के स्टडी अध्ययन कक्ष में। युवा मालिक, मिस नलिनी यहाँ हैं। मैक्स ने धीमी आवाज में मोहित से कहा, जो डेस्क के पीछे बैठा एक डॉक्यूमेंट दस्तावेज पलट रहा था। मोहित ने सिर हिलाया। नलिनी के आने पर उसके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं आया। मैक्स मोहित का सबसे सक्षम असिस्टेंट सहायक था।
वह मोहित का मतलब समझ गया और नलिनी से धीमी आवाज़ में विनम्रता से पूछा, मिस नलिनी क्या पीना पसंद करेंगी? मैं उन्हें ऊपर लाने के लिए कहता हूँ। नलिनी ने मोहित से अपनी निगाह हटाई और मैक्स की ओर हल्की मुस्कान के साथ कहा, ज़रूरत नहीं है, तुम पहले नीचे जा सकते हो। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, मोहित ने उसे टोक दिया। मैक्स। मोहित ने अपना सिर भी नहीं उठाया और मैक्स को एक इशारा किया। उसकी उंगलियां पतली और सुडौल थीं और यहाँ तक कि इतना सरल कार्य भी आंखों को बहुत भा रहा था। मैक्स चलकर उसके पास आया और थोड़ा झुक गया। मोहित ने मैक्स को कुछ काम के मामलों के बारे में समझाया। नलिनी को वहीं किनारे छोड़ दिया गया। हालांकि वह बाहर खुद को मोहित की रक्षक के रूप में दिखाती थी, लेकिन मोहित के सामने वह कोई भी ढीठ व्यवहार करने की हिम्मत नहीं करती थी। मोहित और मैक्स की बातचीत खत्म होने के बाद नलिनी ने खाने का बॉक्स लिया और चलकर आई। जब से उसने मो परिवार के घर में प्रवेश किया था, उसके चेहरे पर एक कोमल और शांत मुस्कान थी। अब मोहित के सामने वह और भी प्यारी और आज्ञाकारी थी। उसने अपनी आवाज़ को बहुत कमज़ोर बनाते हुए मोहित को प्यार से बुलाया, बड़े भाई मोहित। मैंने आपके लिए आपके पसंदीदा स्नैक्स नाश्ते बनाए हैं और उन्हें सबसे सुगंधित मिल्क दूध के साथ भी मिलाया है। आप इसे खाकर आज रात अच्छी तरह से सो सकते हैं। मिठाइयों का जिक्र होने पर मोहित का हाथ रुक गया। उसे अचानक याद आया कि उसने 2 दिनों से ज़ारा की मिठाइयाँ नहीं खाई थीं। वे कितने स्वादिष्ट थे, ये सोचते हुए उसकी आंखों में एक मुस्कान आई। उसने नलिनी की ओर देखा और उससे कोमल लहजे में कहा, तुमने क्या बनाया? नलिनी ने मोहित को देखा, थोड़ी खुश होकर। उसने सोचा कि मोहित आज बहुत अच्छे मूड में थे। अतीत में जब नलिनी चीज़ें भेजती थी तो उसने कभी मोहित को इतना दयालु और मनभावन होते हुए नहीं देखा था। वह हमेशा दूर और उदासीन रहता था, एक हाई एंड माइटी ऊंचे और शक्तिशाली भगवान की तरह, नश्वर दुनिया से अछूता, नोबल और एलिगेंट सुंदर। नलिनी सीधे मोहित के मुंह में डेजर्ट मिठाई खिलाना चाहती थी, लेकिन उसने इसे लेने के लिए अपना हाथ उठाया। उसने अपने दिल में मामूली निराशा को छिपाया और धीरे से मुस्कुराई, आज हम आलमंड क्रिस्प्स बादाम की खस्ता कुकीज़ खा रहे हैं। मैंने उन्हें खास तौर पर मीठा बनाया है। भाई मोहित, उन्हें ट्राई चखने करें और देखें कि आपको वे पसंद हैं या नहीं। मोहित ने अपने हाथ में एप्रिकॉट कनेल पेस्ट्री खुबानी की गिरी की पेस्ट्री को देखा। उसने महसूस किया कि एप्रिकॉट कनेल पेस्ट्री का रंग ज़ारा द्वारा बनाई गई पेस्ट्री की तरह भूख बढ़ाने वाला नहीं लग रहा था। उसने एक छोटा टुकड़ा खाने की कोशिश की और उसकी भौहें तुरंत थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने कप उठाया और एक घूंट पिया। नलिनी ने मोहित के भाव को देखा और अचानक महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। क्या यह उनके स्वाद के अनुसार नहीं था? लेकिन उसने अतीत में भी यही किया था। क्या हुआ भाई मोहित? उसने बेचैनी से पूछा, क्या आपको ये पसंद नहीं है? मोहित एक पल के लिए पीछे झुक गया, उसका भाव सामान्य हो गया। उसने एक टिश्यू लिया और अपने हाथ पोंछे उदासीनता से कहा, यह बहुत मीठा है। यह इतना मीठा था कि यह थोड़ा चिकना था और स्वाद पर्याप्त रूप से अच्छा नहीं था। यह ज़ारा के बनाए गए डेजर्ट का आधा भी नहीं था। जैसे ही मोहित ने यह सोचा, उसने मैक्स से बॉक्स को उससे दूर हटाने के लिए कहा। उसने टेबल पर डॉक्यूमेंट उठाया और नलिनी पर नज़र डाली। भविष्य में खुद को परेशान मत करो। तुम्हें रात में यह मुझे भेजने की ज़रूरत नहीं है। नलिनी थोड़ी घबरा गई। उसने एक मुस्कान ज़बरदस्ती लाई और कहा, भाई मोहित, अगर आपको ये पसंद नहीं है तो मैं भविष्य में इसे बदल दूंगी। मैं कई अन्य चीज़ें भी बना सकती हूँ। नलिनी मोहित के करीब आने का यह एकमात्र बहाना नहीं खोना चाहती थी। नलिनी महसूस कर सकती थी कि मोहित पिछले कुछ महीनों में उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा व्यवहार कर रहा था। क्या मोहित ने कुछ खोज लिया होगा? नलिनी ने अपने दिल में ऐसा सोचा, लेकिन उसने अचानक इस अंदाज को नकार दिया। नहीं, यह असंभव था। उसका एविडेंस इतना निर्दोष था कि मोहित को पता नहीं चल सकता था। मोहित ने फिर से नलिनी को देखा और कहा, ज़रूरत नहीं है। स्टडी रूम में माहौल थोड़ा शांत हो गया, जिससे मैक्स, जो किनारे पर खड़ा था, को छिपने की इच्छा हुई। बेशक नलिनी माहौल को इतना ठंडा नहीं होने देगी। उसने एक मुस्कान ज़बरदस्ती लाए और मोहित से कहा, ओह सही है बड़े भाई मोहित। मैंने बटलर से सुना कि आप कल कंपटीशन देखने गए थे। क्या वहाँ मज़ा आया? मैंने कभी भी कार रेस को लाइव सीधे नहीं देखा है। मोहित ने धीरे से गुनगुनाया और उससे उदासीनता से कहा, बहुत देर हो चुकी है। तुम्हें जल्दी वापस जाना चाहिए। मैं ड्राइवर से तुम्हें नीचे भेजने के लिए कहता हूँ। नलिनी अभी भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मोहित की ठंडी आंखों ने उसे कुछ भी कहने से रोक दिया। मोहित ने नलिनी के अनिच्छुक रुख को देखा और हर कदम पर उसकी ओर थोड़ी देर के लिए देखा। उसने सिर झुकाया और उत्सुकता से मोहित से पूछा, क्या मिस नलिनी का खाना इतना खराब है? मोहित ने मैक्स की ओर देखा और ईमानदारी से कहा, वह इसकी तुलना में नहीं आ सकती जो ज़ारा बनाती है। मैक्स समझ गया, उसकी आंखों में एक मुस्कान थी। वह मोहित के साथ बड़ा हुआ था और उसने कभी भी उसे किसी की इतनी तारीफ करते हुए नहीं देखा था। हाल ही में वह उसे ज़ारा की बहुत तारीफ करते हुए सुन रहा था।
मोहित ने उसकी स्वादिष्ट मिठाइयों और उसके ड्राइविंग स्किल्स की तारीफ की। ज़ारा मोहित के लिए और ज़्यादा स्पेशल विशेष होती जा रही थी। जैसे ही मोहित ने ज़ारा के बारे में सोचा, वह अपनी परिचित मुस्कान को याद करने से खुद को नहीं रोक सका। उसने मैक्स की ओर मुड़कर पूछा, मैंने तुम्हें ज़ारा की इन्वेस्टिगेशन जांच करने के लिए कहा था। क्या चल रहा है? इसका जिक्र होने पर मैक्स को बहुत असहज महसूस हुआ। उसने त्योरियां चढ़ाईं और सम्मानपूर्वक मोहित को रिपोर्ट दी, हमने मिस ज़ारा की सभी इन्फॉर्मेशन को पहले ही सुलझा लिया है, लेकिन हमें अभी भी कुछ अजीब क्षेत्र महसूस हुए, इसलिए हमने तूफान और अन्य लोगों को जांच जारी रखने के लिए कहा। मोहित ने मैक्स की बात सुनकर अपनी चेयर कुर्सी पर पीछे झुक गया। उसने अपने हाथ में अंगूठी घुमाई और दिलचस्पी से मैक्स की ओर देखकर पूछा, ओह, तुम्हें क्या अजीब लगता है? मिस ज़ारा का रिज्यूमे संक्षेप उसके व्यक्तित्व से मेल नहीं खाता। ये बहुत सरल है, मैक्स ने निष्कर्ष निकाला। वह 3 साल की उम्र में गायब हो गई थी। फिर उसे उठा लिया गया और तारामन अनाथालय भेज दिया गया। उसने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा इसी अनाथालय में बिताया। 10 से 13 साल की उम्र के बीच 3 सालों में उसे 2 बार गोद लिया गया था, लेकिन दोनों बार उसे वापस भेज दिया गया। उन लोगों ने कहा कि उसके हाथ गंदे थे। हमें अभी भी इस बयान को सत्यापित करने की ज़रूरत है। मोहित ने मैक्स की ओर देखा और सिर हिलाया, उसे जारी रखने का इशारा किया। मैक्स ने इन्फॉर्मेशन की सामग्री को याद किया और जारी रखा। जब वह 13 साल की थी तो उसे वापस भेज दिया गया और वह सीरियसली गंभीर रूप से बीमार हो गई, लगभग मर गई। जब मोहित ने ये सुना तो अचानक उसके दिमाग में एक साहसिक अंदाज़ा कौंधा। वह उठकर बैठ गया और बेचैनी से आग्रह किया, 3 साल पहले वह गंभीर रूप से बीमार थी। उसके बाद क्या हुआ? उस गंभीर बीमारी के बाद वह बहुत बदल गई। उसे अपने अतीत के बारे में ज़्यादा याद नहीं है। उसने कड़ी पढ़ाई की और उसके ग्रेड्स अंक बहुत अच्छे थे। उसके तुरंत बाद उसे मलिक परिवार ने गोद ले लिया। फाइल में यही सारी इन्फॉर्मेशन है। मोहित की चुप्पी को देखकर मैक्स ने अपना अंदाज़ा बताया, युवा मालिक, आपको भी 3 साल पहले वह एक्सीडेंट दुर्घटना हुआ था। मुझे लगता है कि इसमें कुछ शामिल होना चाहिए, इसलिए मैंने तूफान को लोगों के साथ जांच जारी रखने के लिए कहा। मोहित ज़ारा से मलिक परिवार में मिलने के बाद वापस आया था और उस घटना की फिर से जांच का आदेश दिया था। मैक्स ने उस दिन को ध्यान में रखा था। ये देखकर कि उसका युवा मालिक अभी कितना उत्साहित था, उसने पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था कि ज़ारा और उसके युवा मालिक की रक्षक का किसी तरह का संबंध होना चाहिए। मैक्स ने इतना कुछ कहा था, लेकिन मोहित के लिए केवल बीच का हिस्सा ही उपयोगी था। कोई आश्चर्य नहीं कि जब उसने ज़ारा को देखा तो उसे इतना परिचित महसूस हुआ। ज़ारा सबसे अधिक संभावना वही लड़की थी जिसने उसे उस समय बचाया था। जब वह 13 साल की थी तो क्या वह क्यूशु हाबा गई थी? मोहित ने पूछा। मैक्स ने थोड़ा सिर हिलाया और कुछ शर्म के साथ कहा, मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला है। उसने मैक्स की ओर देखा और गंभीरता से निर्देश दिया, जांच जारी रखो। सब कुछ पता लगाओ जो तब हुआ था जब वह 13 साल की थी, चाहे वह कितना भी बड़ा या छोटा क्यों ना हो। मैक्स ने एक सम्मानजनक भाव के साथ सिर झुकाया और जवाब दिया, हाँ युवा मालिक। नलिनी, जिसे अभी घर भेजा गया था, नहीं जानती थी कि उसका अवतार पहचान गिरने वाला था। डिंगचेंग जिला में घर बहुत बड़ा और विशाल था। नलिनी को यह बहुत पसंद था। मोहित ने कभी भी अपनी भौतिक चीज़ों में उसके साथ कंजूसी नहीं की थी। ये भी इसी वजह से था कि वह रक्षक का टाइटल खोने से बहुत डरती थी। इस चीज़ के बिना वह मोहित की जगह पर कुछ भी नहीं होगी। नलिनी ऐसी व्यक्ति नहीं थी जो बैठकर मौत का इंतज़ार करेगी। उसे मोहित को बनाए रखने और अपनी वर्तमान पोजीशन स्थिति को मजबूत करने का एक तरीका सोचना था। ये सोचते हुए नलिनी लिविंग रूम बैठक कक्ष में बैठी और एक फ़ोन कॉल किया। जब फ़ोन बजा तो नलिनी के हाथ कसकर भींचे हुए थे। वह थोड़ी घबराई हुई थी क्योंकि वह जानती थी कि यह एक रिस्क था। अगर वह सावधान नहीं थी तो वह मोहित द्वारा एक चींटी की तरह कुचलकर मार दी जाएगी। पिछली बार तुमने मुझे जिस मेडिसिन दवा के बारे में बताया था, क्या वे अभी भी सेल पर हैं? नलिनी ने फ़ोन पर मौजूद व्यक्ति से घबराकर पूछा। उसकी हथेलियां पसीने से भरी हुई थीं। कम की लग्जरी विलासिता वाली बड़ी फ्लोर टू सीलिंग विंडो, फर्श से छत तक की खिड़की में नलिनी का टॉर्मेंटेड चेहरा झलक रहा था। खिड़की के बाहर अंतहीन रात थी। उस अपारदर्शी रात में लोगों का अंतहीन लालच और इच्छा छिपी हुई थी। यह उदासी ठीक वही थी जो नलिनी इस समय सोच रही थी। सुबह का सूरज तेज नहीं था। जब ज़ारा और वियान मलिक अपनी रन दौड़ से वापस आए तो रसोई में दलिया तैयार था और घर पर सब लोग पहले ही उठ चुके थे। वीर मलिक सीढ़ियों से टेक लगाकर खड़ा था और वियान मलिक को देख रहा था, जो मुस्कुराते हुए और ज़ारा से बात करते हुए अपने गले से पसीना पोंछ रहा था। उसने हल्की जम्हाई ली और नीचे मौजूद 2 एनर्जेटिक ऊर्जावान लोगों से शिकायत की, क्या तुम लोग जवान हो या नहीं? तुम दोनों सुबह उठकर दौड़ने कैसे जा सकते हो? लीना मलिक रसोई से वीर मलिक की आवाज़ सुन सकती थीं।
वह अपने आलसी छोटे बेटे को देखने के लिए सिर बाहर निकाली और कहा, ये कैसा व्यक्ति है जो तुम्हारी तरह देर तक सोता है? शर्मिंदा होने के बजाय अभी भी इतना घमंडी दिखता है। वीर मलिक सीढ़ियों से नीचे आया, उसके चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान थी। उसने लीना मलिक का हाथ गले लगाया और शरारती तरीके से कहा, माँ, मैं अभी भी छोटा हूँ, इसलिए अगर मैं ज्यादा सोऊंगा तो और लंबा हो जाऊंगा। ज़ारा और वियान मलिक किनारे खड़े थे, तीसरे भाई के एंटिक्स हरकतों को देखकर हंस रहे थे। पूरे परिवार को आज पुरानी हवेली जाने की कोई चिंता नहीं लग रही थी। जोरावर मलिक डाइनिंग टेबल खाने की मेज पर बैठ गया और देखा, आओ और ब्रेकफास्ट नाश्ता करो, हमें ठीक 10 बजे पुरानी हवेली पहुंचना है। अगर हम देर से पहुंचे तो बुरा होगा। ब्रेकफास्ट के बाद परिवार 2 अलग अलग कारों में बैठ गया और जाने की तैयारी की। ज़ारा को उसके तीसरे भाई ने अपनी मसेराटी सुपरकार में घसीट लिया। ये कार लंबे समय से घर पर पड़ी थी और आज इसे ड्राइव चलाने के लिए बाहर निकालना अच्छा था। ज़ारा ने अपनी सीट बेल्ट बांधी और मुस्कुराते हुए कहा, मेरी छोटी सी जान तुम्हारे हाथों में है, तीसरे भाई। वीर मलिक ने उसे आंख मारी, सुवेद सभ्य और आत्मविश्वासी दिख रहा था। चिंता मत करो, तुम्हारे तीसरे भाई के ड्राइविंग स्किल्स शहर एच में सबसे अच्छे में से एक हैं। मैंने तो उस समय मोहित के साथ भी ड्राइव किया था। मोहित का नाम सुनते ही ज़ारा ने वीर मलिक की ओर देखा और आकस्मिक रूप से पूछने का नाटक किया, क्या मोहित पहले कारों के साथ खेलते थे? वीर मलिक ने कुशलता से कार चालू की और अपनी आवाज़ में थोड़ी दया के साथ कहा, हाँ, भूल जाओ कि उसके पैर अब अपंग हैं। वह अतीत में एक बहुत अच्छा रेसर था। क्या तीसरा भाई उनके बहुत करीब है? बहुत परिचित नहीं हूँ, हम केवल कुछ बार मिले हैं। उसने एक मुस्कुराहट के साथ ज़ारा को देखा और मजाक में कहा, क्या हुआ, तुम्हें वह पसंद है? ज़ारा ने अपना सिर घुमाया और उसे देखा और कहा, तुमने ये निष्कर्ष कहाँ से निकाला? वीर मलिक ने अपना सिर घुमाया और सड़क को घूर कर देखा। उसका लहजा थोड़ा सनकी था जब उसने कहा, मुझे तुम्हारे तीसरे भाई को लोगों को पहचानने में अच्छी नज़र है। भले ही तुम मोहित को पसंद न करो, तुम्हें उसमें बहुत दिलचस्पी ज़रूर होगी। अन्यथा तुम उसके बारे में पूछती क्यों रहती हो? क्या मैं सही हूँ? ज़ारा चौंक गई। वीर मलिक ने सही बात कही थी। उसे वास्तव में मोहित में बहुत दिलचस्पी थी। यह उस तरह की दिलचस्पी थी जो उसे उससे सावधान रहने के लिए प्रेरित करती थी। वीर मलिक ने अपनी आंख के कोने से उसके भाव को देखा। ये सोचकर कि उसने उसके विचारों का अंदाज़ा लगा लिया है, वह और भी उत्साहित हो गया। हाँ, मैं सही था, तुम्हें उसमें दिलचस्पी है। जैसे ही वह बोला, उसने इसे गंभीरता से सोचा और फिर जारी रखा, तुम दोनों वास्तव में एक अच्छे मैच हो, तुम दोनों सुंदर दिखते हो। वीर मलिक के निष्कर्ष पर ज़ारा अवाक रह गई। न केवल उसके तीसरे भाई का चरित्र सनकी और साथ रहने में आसान था, बल्कि क्या उसकी सोच भी सनकी हो सकती थी। जैसे ही वे बात कर रहे थे, उनकी कार दिंगचेंग जिला में प्रवेश कर चुकी थी। ज़ारा ने अपना सिर घुमाया और हलचल भरे शहर को देखा और अतीत की कुछ यादें धीरे धीरे उसके दिमाग में उभर आईं। ज़ारा का मलिक परिवार की पुरानी हवेली के लोगों के बारे में अच्छा प्रभाव नहीं था। ये यहाँ तक कहा जा सकता है कि वह उनसे नफरत करती थी और घृणा करती थी। अपने पिछले जीवन में मलिक परिवार की दादी फूकिन को जुमा द्वारा धोखा दिया गया और गुमराह किया गया था। यही वजह थी कि वह जोरावर मलिक और लीना मलिक के प्रति इतनी पक्षपाती और क्रूर थीं। लीना मलिक इतनी दयालु और कोमल व्यक्ति थीं, लेकिन उन्हें फूकिन से तारीफ का एक भी शब्द नहीं मिल सका। जब ज़ारा और वीर मलिक मो परिवार के मुख्य द्वार पर पहुंचे तो उन्हें प्रवेश द्वार पर सिक्योरिटी गार्ड ने रोक दिया। कारण ये था कि विदेशी वाहनों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। ज़ारा ने देखा कि वियान मलिक की कार अभी भी उनके पीछे थी और सिक्योरिटी गार्ड से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वीर मलिक ने हाथ बढ़ाया और उसे रोक दिया। वीर मलिक ने अपना सनग्लासेस उतारा और सिक्योरिटी गार्ड पर मुस्कुराया। क्या हुआ? बस कुछ ही दिन हुए हैं और तुम अपने तीसरे युवा मालिक को नहीं पहचानते? जल्दी करो और गेट खोलो। अगर तुम मेरे मामलों में देरी करते हो तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम इसके परिणाम भुगतोगे। जब उसने आखिरी वाक्य कहा तो उसके चेहरे पर मुस्कान पूरी तरह से गायब हो गई थी और उसकी आंखें ठंडक से भरी हुई थीं।